ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? फिर हम लोग कहाँ से शुरू करें? याद दिलाइए मुझे। आपको याद है पीछे हमने कहाँ छोड़ा हुआ है आपको? हम लोग उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण में। दो उद्देश्य है इसके। एक तो भारत को ब्रिटिश निवेश के लिए खोलना, और दूसरा उद्देश्य है इसका कि ग्रेजुअली 1857, जैसे 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को उलटना, मैंने पुनरावृत्ति को रोकना। इन्हीं दोनों उद्देश्यों से प्रभावित होकर इसने राजनीतिक नीति अपनाई। राजनीतिक नीति क्या थी आप जानते ही हो कि भारतीय राज्यों के साथ संबंधों में बदलाव और प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया जाना। उसका दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रशासनिक संरचना में इस प्रकार से सुधार और परिवर्तन लाना ताकि एक तरफ भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो और दूसरी तरफ भारतीयों के मन में भी असंतोष ना उत्पन्न हो। आर्थिक क्षेत्र में मैं चर्चा कर रहा था कि इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था पर आपने प्रभाव देखा, और फिर इसके साथ आपने अभी गृह व्यय की समस्या और धन की निकासी और गृह व्यय के परस्पर संबंधों को बताया। आज हम कुछ उद्योगों के विकास की चर्चा करते हुए तो फिर समाज और संस्कृति पर ज्यादा नहीं आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ आज आपके लिए एक और भी इशू लाया हूं, फूड फॉर थॉट। जैसे आपने याद होगा कि पहले जब 18वीं सदी आपने समाप्त किया था तो हमने दिया था फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब हुआ कि you are supposed to be think over certain topics. It is just supplying food for your intellectual meditation. इंटेलेक्चुअल मेडिटेशन का मतलब है बौद्धिक जुगाली। मतलब आप उसके आधार पर बौद्धिक जुगाली करोगे, और बौद्धिक जुगाली करते ही आपका पूरा उपनिवेशवाद शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और मैं भी आपको जुगाली करवाऊंगा अपने सामने, चिंता की कोई बात नहीं, मैं खुद आपकी जुगाली करवाऊंगा। ये होना तब हम लोग राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप तो जानते हो कि 5 क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए, और आप लोग तो काफी स्मार्ट हो चुके हो। क्वेश्चंस तो आप पल भर में सॉल्व कर देते हो। आज देखता हूं आपकी क्या स्थिति होती है। तो स्टूडेंट्स लोग आ गए हैं, मिस्टर अंकुर लोग तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? आर दे रेडी? ओके, तो पहला क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से किन कारकों ने विलियम बेंटिक के सुधार को प्रोत्साहन दिया था? अब आपको देखना है किसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो विलियम बेंटिक के सुधार को प्रोत्साहन दिया था। एक है विलियम बेंटिक ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को अधिक से अधिक खोलना चाहता था। मतलब विलियम बेंटिक वाज इंक्लाइंड टू ओपन द इंडियन मार्केट फॉर मोर एंड मोर ब्रिटिश गुड्स। उस पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव था। देयर वाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ लिबरल आइडियाज ऑन विलियम बेंटिक। तीसरा, वह ब्रिटिश उदारता के मिसाल के रूप में भारत को प्रस्तुत करना चाहता था। थर्ड, ही वॉज इंक्लाइंड टू प्रेजेंट इंडिया एज अ टेम्पलेट फॉर ब्रिटिश लिबरल पॉलिसी। मतलब वह भारत को इस तरह से बनाना चाहता था ताकि दुनिया देख सके कि देखो ये ब्रिटिश उदारता का महान स्मारक है। लेकिन मैंने तो इसको, जो क्वेश्चन को जहां तक समझा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कष्टकर हो सकता है, क्योंकि आपको एक पॉइंट पकड़ने में दिक्कत आ सकती है। मैंने जब क्वेश्चन सेट किया उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चलो एक बार ट्राई करो तो आप लोग, फिर मैं देखता हूं। बी फास्ट, बी रिस्पॉन्सिव। वाह, गुड, हद हो गई। आपने इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया, बी आंसर आपने कर दिया। ये तो बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि भाई हमें डर था कि कहीं आप ये तीसरा वाले में फंसो ना। आप मतलब आई वॉज जस्ट अ बिट कंसर्न्ड and bit slightly scared also you will choose the choice number 3rd as well, but you people proved more smarter than what I had earlier thought to be. So my students, very good, a great compliment from my side. बहुत खुश हूं इस क्वेश्चन के उत्तर पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। एक, पिंडारियों का दमन।
दूसरा ठगों का दमन और तीसरा विधवा पुनर्विवाह कानून। मैं स्टूडेंट्स बी फास्ट और इसको आपको क्रोनोलॉजी वाइज मतलब कौन घटना पहले हुई कौन हुई बाद में, इस आधार पर सजाना है। चॉइस है ए बी सी डी, आप सेलेक्ट करिए। चॉइस नंबर ए, वेरी गुड, स्मार्ट चैप्स। मिस्टर अंकुर ये तो बहुत अच्छा सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन मध्य गृह व्यय में शामिल थे? एक, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, दूसरा ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, तीसरा भारत में व्यापार करने वाले ब्रिटिश व्यापारियों का मुनाफा, पॉइंट 4 ब्रिटेन में भारतीय सेना के लिए की जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद। मतलब आपको पूछा जा रहा है कि which of the items mentioned below consisted of the so called home charges. Point first, salary of the British अधिकारी, salary of the British officers. दूसरा, pension of the British officers. थर्ड, कि the profit of the British merchants which was being transferred from India to Britain. एंड फोर्थ वन, ब्रिटेन में भारतीय सेना के लिए की जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद, द मिलिट्री परचेजेज इन ब्रिटेन फॉर इंडिया। ये 4 आइटम्स है और आपको देखना है कि इसमें कौन से होम चार्जेज की मध्य है। मिस्टर अंकुर, जस्ट आस्क देम माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट प्लीज। डी, राइट। अरे ये सुन लोग तो मतलब आई एम गिविंग अ ग्रेट थम कॉम्प्लीमेंट टू यू पीपल, अ ग्रेट अचीवमेंट। you have selected this right question. Total I have given to 3 questions and all of the 3 questions is correct. It is quite commendable. बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें आप लोग क्या करते हो। मैं पीछे हट जाता हूं। निम्नलिखित में कौन धन की निकासी में शामिल था? एक, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन का भाग, दूसरा ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, तीसरा भारत में व्यापार करने वाले ब्रिटिश व्यापारियों का मुनाफा, और पॉइंट 4 ब्रिटेन में भारतीय सेना के लिए की जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद। और चॉइस A2 है, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन का, अ पार्ट ऑफ द सैलरी ड्रॉन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, द पेंशन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, अर्न बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। थर्ड, the profit gleaned and the profit earned by the British officers through trade, and the fourth one, military purchases done for India and Britain. Be fast. मैक्सिमम बी है, राइट, गुड। ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन का एक भाग ले लिया, तो चॉइस नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बी है, इसके अलावा क्या दिया है? सी, मतलब एक को छोड़ रहा है। देखो एक्चुअली एक को कंफ्यूज होने की वजह है कि वास्तव में वो सोच रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन तो धन की निकासी में शामिल नहीं। बट माय स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, हमने यहां पर जानबूझ के टर्म दिया है ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन का एक भाग। मैंने भाग का मतलब है, कल मैंने आपको समझाया था कि जो भाग यहां से बचाकर वो लंदन भेज देते हैं, वो तो धन की निकासी है, उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है ना। चॉइस नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 4 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए। अब 5वां है। आज अगर इस 5वां क्वेश्चन को किया तो समझो कि ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी करेक्ट। ये रीजनिंग की तरफ से क्वेश्चन है, इट इज जस्ट लाइक द रीजनिंग, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन धन की निकासी तथा गृह व्यय के बीच वास्तविक संबंध को दर्शाता है? देखो ये चार चॉइस है। मैंने आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा डायग्राम है जो होम चार्जेज और धन की निकासी, क्योंकि आपको याद होगा कि कल हमने होम चार्जेज और ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब गृह व्यय और धन की निकासी के संबंधों को दर्शाया था कि भाई गृह व्यय और धन की निकासी के संबंधों में क्या चर्चा है। इसी क्रम में हमने कल आपको गृह व्यय की भी बताया था और धन की निकासी भी बताई थी और बताया था दोनों में क्या संबंध है। अब ये 4 चॉइस आपके सामने, इसके आधार पर आप सिलेक्ट करिए। चॉइस ए बी सी डी। माय स्टूडेंट्स बी फास्ट, बस यही लास्ट क्वेश्चन को करेक्ट मारिए।
मैक्सिमम सी। ओके, ओके, वेरी गुड माय स्टूडेंट्स, यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल, डन एक्सट्रीमली वेल। ये सी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला है ए, वो बताता है या तो सारा गृहव्यय धन की निकासी है या फिर सारा धन की निकासी गृहव्यय है। ये गलत है। ना तो पूरा धन की निकासी गृहव्यय है, ना पूरा गृहव्यय धन की निकासी। दूसरा बताता है ना तो गृहव्यय धन की निकासी है, ना धन की निकासी गृहव्यय है। ये भी इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। ये बताता है सी कि कुछ गृहव्यय धन की निकासी है और कुछ धन की निकासी गृहव्यय है। दैट इज द करेक्ट आंसर। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी इसका राइट चॉइस नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सो माय स्टूडेंट्स, आई एम ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, मतलब आई एम टू मच हैप्पी एट योर परफॉर्मेंस, यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल। सो थैंक यू एंड क्वाइट कमेंडेबल फ्रॉम माई साइड। सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आपको हमने कल जहां छोड़ा था वहां से हम आरंभ करेंगे। आप लोगों ने तो रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत अच्छा किया है। नाउ यू हैव टू पे अटेंशन टू इट। ये तो आपका डायग्राम था, जिस डायग्राम में अभी इकोनॉमी वाले में मैं चल रहा था, वहीं पर आपको लाता हूं। और वित्तीय चरण ब्रिटिश बूची को खोलना, और इसमें यह भी हो चुका था हमारा गृहव्यय की समस्या, ये भी हो चुका था। ये भी मैं समझा चुका था डायग्राम आपको, ये भी हो चुका था धन की निकासी और गृहव्यय में अंतर को। अब इसमें ये लास्ट में मैं ले रहा था। जैसे देखो, अब धन की निकासी पर दादा भाई नौरोजी के विचारों की सीमाएं क्या है। आपने तो देखा कि धन की निकासी पर दादा भाई नौरोजी ने बहुत सारी बातें कही। He expressed his resentment on the phenomena of the drain of wealth, and he has made an attack over this phenomena. He hurled the volumes of criticism on the phenomena of drain of wealth. उन्होंने धन की निकासी पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता कि दादा भाई नौरोजी का विचार भी कोई बहुत इनोसेंट नहीं माना जाता। माना जाता कि दादा भाई नौरोजी के विचार की भी अपनी सीमाएं हैं। तो उनके विचार की क्या सीमा है, इस पर भी आप नजर रखिए। पॉइंट फर्स्ट, वे सिद्ध करना चाहते थे कि जो रकम भारत से बाहर हस्तांतरित हुई थी वह धन नहीं था बल्कि पूंजी थी। यह बड़ा टेक्निकल टर्म है, और तुम लोगों को अगर, जैसे मैंने आज एडवांस में स्टडी मटेरियल नेशनलिज्म पर, राष्ट्रवाद पर कुछ भेजा है, आज स्कीम भी राष्ट्रवाद का बता दूंगा, तो फिर वो समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि देखो, राष्ट्रवाद एक लंबा सा टॉपिक है, इसकी यात्रा भी लंबी है, लेकिन हम उसमें तरीका आपको बता दें कि राष्ट्रवाद को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो लेकिन मैटर आगे पहुंच गया है। पहले अगर तुम अकेला मैटर पर हो और समझ में ना आए तो घबराना मत। तुम समझना कि सर क्लास में आएंगे और शीशे की तरह साफ कर देंगे एक एक चीज को पकड़ के। तो यह चीज जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये पेज, उस पेज को मैं अभी समझाता हुआ चलता हूं, तो ये पेज आपका क्लियर हो जाए। कभी भी कोई पेज अगर आपका मामला फंस रहा हो तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जस्ट वेट एंड सी। अब देखिए इस पेज को। स्टेटमेंट है कि वो सिद्ध करना चाहते थे कि जो रकम भारत से बाहर हस्तांतरित हुई वो धन नहीं बल्कि पूंजी थी। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, धन नहीं बल्कि पूंजी थी, ये क्या मतलब हुआ? धन और पूंजी में क्या अंतर है? अंतर है, धन आप अपने विलासता संबंधी कार्यों पर भी खर्च कर सकते हो। यू कैन स्पेंड योर मनी ऑन योर लग्जरी एज वेल। बट कैपिटल, पूंजी मतलब जो धन निवेश के लिए तैयार हुआ पूंजी है। द कैपिटल व्हिच इज रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज द अमाउंट व्हिच इज रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल। तो जो अमाउंट आप निवेश के लिए ले जा रहे हो वो पूंजी हुई। तो दादा भाई नौरोजी का ये कहना था, ये तो शॉर्ट में मैंने लिखा है, उनका कहना ये था कि देखो भाई, सिर्फ यही नहीं कि ब्रिटिश यह रकम यहां से उठा कर ले गए, रकम भारत से उठा कर ले गए, वो तो एक कष्ट की बात है क्योंकि भारत की स्थिति तो खराब हुई ही, लेकिन उससे भी कष्ट की बात है कि वह रकम ब्रिटिश उठा कर ले गए। अगर वह रकम भारत में रही होती तो फिर वह रकम भारत में निवेश होती
और अगर भारत में निवेश होती तो भारत का भी पूंजीवादी रूपांतरण होता, कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता, यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, भारत का ही विकास होता। तो मतलब सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो भैया, जो तुम रकम उठा कर ले गए वो केवल धन नहीं था, वो हम लोग केवल खर्च नहीं कर रहे थे, हम लोग उसको बचा के निवेश करने वाले थे। ये कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई दादा भाई नौरोजी कुछ ज्यादा कह गए। ये तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि भाई जो रकम यहाँ से चली गई वो रकम रहती तो हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं होती, लेकिन हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हो कि निवेश होता? क्योंकि इसके लिए आप जब यूरोप का इतिहास पढ़ोगे, एंड व्हेनेवर आई विल टीच यू यूरोपियन हिस्ट्री और द वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं आपको मध्य वर्ग से परिचय कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि मध्य वर्ग यूरोप में एक ऐसा वर्ग होता है जिसको आप एंटरप्रेन्योर क्लास कहते हो। एंटरप्रेन्योर क्लास का मतलब हुआ कि उद्यमी वर्ग होता है, जो मध्य वर्ग होता है, क्योंकि वो पैसा बचाता है और बचाकर निवेश करता है, तो एंटरप्रेन्योर क्लास होता है। और जो एंटरप्रेन्योर है उसकी प्रवृत्ति होती है निवेश करने की। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी राजाओं और नवाबों का, जो यहाँ नोबुस थे और नवाब थे, दे वर प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, सो दे वर प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, दे वर हैविंग द डोमिनेंस इन सोसाइटी। तो ऐसे जो वर्ग होते हैं ना, वो बचाकर निवेश में कम विश्वास करते हैं, वो ज्यादा अपने ऊपर खर्च करने में विश्वास करते हैं। तो मानकर हम चलते हैं कि अगर ये रकम रह गई होती तो खर्च हो गया होता। हम ये कैसे सिद्ध करेंगे कि रकम यहाँ से भारत में निवेश होता? कुछ उसी तरह की बात है कि जैसे कोई आपसे 5,000 रुपये कर्ज लेता है और कर्ज लेकर उसको फिर वो नहीं लौटाता है आपको, तो आप 10 वर्ष के बाद उस पर दावा करते हो कि देखो भाई, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला था और मेरे बिजनेस में 5,000 रुपीज का बहुत बड़ा रोल था, और अगर तुमने मुझे पैसा वापस दे दिया होता और तुमने वो पैसा नहीं लिया होता तो आई कुड हैव स्टार्टेड द बिजनेस एंड देन माय इकोनॉमिक कंडीशन माइट हैव शार्पली इम्प्रूव्ड, और मेरा जो आर्थिक सिचुएशन बहुत तेजी से इम्प्रूव कर गया होता। उस 5,000 के बदले आज कम से कम 5 करोड़ रुपया मेरे पास होता, जो कि तुमने उस समय ना देकर और हमें उस लाभ से वंचित कर दिया। इसलिए अब तुम पूरे हर्जाना 5 करोड़ भरो। तो उस बच्चे का क्या होगा आप समझ सकते हो कि वो कहेगा कि भाई मैंने तो 5,000 आपसे लिया है, आप इतना ले रहे हो, तो आप इसकी वजह क्या है? तो मतलब वही हुआ कि दादा भाई नौरोजी जो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उसका मतलब कुछ यही निकल के आता है कि सिद्ध तो किया नहीं जा सकता। तो आई थिंक आर यू क्लियर? दूसरा, भारत के शोषण के लिए भारत में कार्य करने वाले बस मुट्ठी भर अंग्रेज उत्तरदायी थे। जैसे मैं एक पुस्तक से परिचय कराऊंगा, इस पुस्तक पर तुम ध्यान रखना। देखिए, उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पोवर्टी एंड अनब्रिटिश, पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक का नाम है। अगर इसका मीनिंग समझोगे तो मतलब है कि भारत की गरीबी के लिए यहां पर जो गैर ब्रिटिशाना शासन है वह उत्तरदायी है। वो मीन क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। वो मीन करते हैं कि देखिए, ब्रिटिश एज ए रेस, ब्रिटिश एक नस्ल के रूप में काफी अच्छे और डेवलप्ड है और न्यायप्रिय भी है, मतलब कि जस्ट है। लेकिन जो भारत में शासन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी है, जिसको आप एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी कहो, उनके बारे में उनकी धारणा खराब है। वो कहते हैं कि एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी बुरी है। तो भारत में जितना भी शोषण हो रहा है, भारत का जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, भारत का जो भी डिक्लाइन हो रहा है, उसके लिए ब्रिटिश वे आर नॉट अकाउंटेबल। उनको तो पता भी नहीं है बेचारों को। भारत पर शासन के लिए बस मुट्ठी भर जो अंग्रेज यहां शासन कर रहे हैं वो भारत के शोषण के लिए उत्तरदायी हैं। बल्कि दादा भाई नौरोजी का तो यह विश्वास है कि अगर लंदन वाले ब्रिटिश को पता चल गया कि इंडिया में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वयं लंदन के अधिकारी ही इंडिया के अधिकारियों को दंडित करने के लिए खुद कदम उठाएंगे और सुधारने के लिए खुद कदम उठाएंगे। इसलिए एक बात दादा भाई नौरोजी का याद रखना कि दादा भाई नौरोजी ने जितना प्रचार इंडिया में किया ब्रिटिश अधिकारियों के या ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, उससे ज्यादा प्रचार लंदन में किया, जिनको विश्वास था कि लंदन के ब्रिटिश अच्छे हैं और इंडिया के ब्रिटिश खराब है।
तो यह है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब। और एक बात मैं और भी समझाता हूं कि उनकी जो थियरी है वो इसलिए गलत है क्योंकि भारत के शोषण के लिए भारत में कार्य करने वाले बस मुट्ठी भर अंग्रेज उत्तरदायी थे, वो ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि मैं एक चीज बताना चाहता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, मतलब ब्रिटिश व्यापार, भारत के साथ व्यापार, भारत के साथ व्यापार यह है शेष विश्व के साथ व्यापार। भारत के साथ व्यापार, शेष विश्व के साथ व्यापार। भारतीय व्यापार, ब्रिटेन के साथ व्यापार, ब्रिटेन के साथ व्यापार शेष विश्व के साथ व्यापार। ब्रिटेन के साथ व्यापार और ये शेष विश्व के साथ व्यापार। अब इन चारों को देखिए, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि ब्रिटिश व्यापार यहां पर है, वहां भारतीय व्यापार है। तो ब्रिटिश जो भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, ब्रिटिश जो भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, उनमें ब्रिटेन ने जानबूझ के व्यापार का, जैसे इसको ऐसे समझो, अधिशेष, अधिशेष का मतलब होता है अंग्रेजी में सरप्लस, सरप्लस। इसको समझना आप लोग। घाटा, घाटा, डेफिसिट, डेफिसिट। और ब्रिटेन के साथ व्यापार, भारत का, ये भारतीय व्यापार है, ब्रिटेन के साथ व्यापार घाटा, डेफिसिट। और शेष विश्व के साथ व्यापार अधिशेष, अधिशेष ब्रैकेट में सरप्लस, सरप्लस। तो एक मिनट समझना और बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बिल्कुल शीशे की तरफ साफ कर देता हूं। जैसे देखो, पहले भारत को ही देखते हैं। भारत का अपमान के चलो, भारत जो व्यापार कर रहा है उसको दो भागों में बांटा। भारत का ब्रिटेन के साथ व्यापार, तो ब्रिटेन के साथ व्यापार में भारत को निश्चय ही घाटा हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने व्यापारिक संरचना इस तरह से बनाई हुई थी कि भारत का घाटा होना तय था। लेकिन जो भारत शेष विश्व के साथ व्यापार कर रहा था, तो शेष विश्व के साथ मतलब है अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, जापान वगैरह वगैरह। तो बाकी देशों के साथ जो भारत का व्यापार हो रहा था, उसमें भी भारत को घाटा हो जाता, क्योंकि भारत तो कच्चे माल का निर्यातक था, और कच्चे माल के निर्यातक तो कमजोर स्थिति में होते हैं। और बाकी देश, वहां औद्योगिकरण हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातक थे। तो जो विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातक थे, उनकी स्थिति तो भारतीय अर्थव्यवस्था से निश्चय ही ज्यादा मजबूत थी, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने जो भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसमें भारत का घाटा होना तय था। इंडिया कुड नॉट हैव कम्पीट विद द अदर कंट्रीज।
लेकिन होता यह था कि ब्रिटेन ने जानबूझकर इंडिया से इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे माल भेज देता था, इतना निर्यात करवा, क्योंकि मालिक वही था, निर्यात करवा देता था कि शेष विश्व के साथ हमारा सरप्लस आ जाता था। मतलब हम जितना आयात करते थे उससे ज्यादा निर्यात कर देते थे, तो हमारे एक अकाउंट पर सरप्लस आ जाता था। अच्छा, ब्रिटेन ऐसा क्यों करता था, उसका कारण समझो। क्योंकि ब्रिटेन जो इंडिया के साथ व्यापार कर रहा था, उसमें व्यापारिक संरचना इस तरह से बनाई हुई थी कि व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में था। तो जो सरप्लस शेष विश्व से इंडिया लेता था उसको ब्रिटेन अपने में खींच लेता था, और अपना घाटा जो ब्रिटेन के साथ भारत व्यापार करता था उसमें ब्रिटेन अधिशेष रखा हुआ था और भारत घाटा में जा रहा था। तो भारतीय अपना घाटा ब्रिटेन के साथ व्यापार का शेष विश्व के सरप्लस से पूरा कर लेता था। तो इस तरह से ब्रिटेन को सरप्लस भारत से मिल जाता था, नहीं तो भारत सरप्लस कैसे देता, तो भारत से सरप्लस मिल जाता था। अब ब्रिटेन को देखो, ब्रिटेन का भारत के साथ जो व्यापार था उसमें ब्रिटेन ने सरप्लस जानबूझ के अपने पक्ष में बनाए हुए था, क्योंकि उसने इस तरह से संरचना बनाई हुई थी कि ब्रिटेन को फायदा होना ही होना है। लेकिन ब्रिटेन जो जर्मनी के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ व्यापार कर रहा था उसमें ब्रिटेन को घाटा हो रहा था। अब बताओ, तो अगर ब्रिटेन को भारत से सरप्लस, अगर जैसे ब्रिटेन के साथ भारत का जो घाटा हो रहा है, भारत अगर सरप्लस ब्रिटेन को नहीं भेजता, यानी उस घाटा को पूरा करने के लिए, इस घाटा को पूरा करने के लिए भारतीय रकम ब्रिटेन को नहीं आती, तो ब्रिटेन अपनी घाटा को कैसे भरता, तो ब्रिटेन अपने घाटा को पूरा नहीं कर पाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि शेष विश्व के साथ जो ब्रिटेन का व्यापार हो रहा है उसमें ब्रिटेन को घाटा हो रहा है, इंडिया से वो सरप्लस प्राप्त करके उस घाटा को पूरा कर रहा था। इसीलिए आप देखोगे औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन तीसरे पायदान पर आ गया। पहले पायदान पर अमेरिका पहुंच गया, दूसरे पायदान पर जर्मनी, और ब्रिटेन तीसरे पायदान पर आ गया। लेकिन भारत का ही अधिशेष लेकर, भारत का सरप्लस लेकर, भारत का रिसोर्सेस लेके ब्रिटेन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना रहा। जिस दिन ब्रिटेन ने भारत को खोया उस दिन ब्रिटेन की हैसियत छोटी हो गई, क्योंकि जो भारत से जो सरप्लस आने वाला था उसी से ब्रिटेन का काम चलने वाला था। बिना भारत की रकम के ब्रिटेन का जो ईद है वो मुहर्रम में बदल जाता। तो मेरे विचार से आप लोग समझ चुके होंगे, इफ आई एम राइट। अधिशेष का मतलब है जैसे आपने किसी को 100 रुपया दिया और बदले में उसने आपको 150 रुपया दिया, तो 50 रुपया उस सरप्लस हुआ। मतलब आपने दुनिया को जितना निर्यात किया उससे ज्यादा, जैसे दुनिया से जितना आयात किया उससे ज्यादा दुनिया को निर्यात किया, या किसी देश को आपने जितना आयात किया उतना उससे ज्यादा उस देश को निर्यात किया। तो उससे मतलब जो आपका अतिरिक्त रकम आ रहा है, जैसे माना कि आपने किसी से 100 रुपये का लिया और 200 रुपये का बेचा, तो 100 रुपया तो ज्यादा आपका आ गया ना, तो वही आपका सरप्लस है। और मिस्टर अंकुर क्लियर? अब बताइए ये थियरी समझे कि नहीं? थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो था, लेकिन मेरा स्टूडेंट सब इतना ब्रिलियंट है जो मुझे लगता है समझ गया होगा। मिस्टर अंकुर जस्ट आस्क देम, उनसे पूछिए कि समझा कि नहीं। अगर नहीं भी समझे होगा तो चलेगा, लेकिन अगर समझ गए होगे, लेकिन तुम लोग जितने समझदार हो चुके हो मुझे लगता है समझ गए होगे तुम लोग, क्योंकि आज ड्रेन ऑफ वेल्थ पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया, तो हो सकता है इसको समझ गए। और नहीं समझो तो मैं सेवा के लिए बैठा हुआ हूं, कोई चिंता की बात नहीं है ना? ओके। तो दादा भाई नौरोजी ने एक तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी, और भारत के शोषण के लिए भारत में कार्य करने वाले बस मुट्ठी भर अंग्रेजों को उत्तरदायी माना। तो एक तो इनकी ये कमजोरी। तीसरा, वे धन की निकासी के आकलन में सिर्फ सरकारी हस्तांतरण की गणना करते, निजी तौर पर किए जाने वाले हस्तांतरण की नहीं। ये तीसरा पॉइंट मैंने कल समझाया था, याद होगा। जैसे सरकारी आंकड़े हैं वो तो केवल होम चार्जेस बताते हैं, मतलब दादा भाई नौरोजी जो धन की निकासी की गणना करते हैं तो वो केवल गृह व्यय की गणना करते हैं जो सरकार के माध्यम से हस्तांतरित हो रहा है। लेकिन याद करो उसमें एक दो आइटम तो और भी जुड़ा है ना, जैसे ब्रिटिश अधिकारी है,
तो ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में यहाँ पर शासन कर रहे हैं, जो आप लोगों ने सॉल्व किया है, तो वो अपने वेतन का एक भाग बचाकर लंदन भेज रहे हैं। वो भी तो निकासी है, लेकिन वो सरकारी आंकड़ा में नहीं आता है, वो तो अपना प्राइवेट जा रहा है। या जो ब्रिटिश व्यापारी है, जो भारत में व्यापार कर रहे हैं और उसे जो मुनाफा कमा रहे हैं, मुनाफा को जो यहां से भेज रहे हैं, लंदन ट्रांसफर कर रहे हैं, वो धन की निकासी है, परंतु गिरे हुए नहीं है, उसको नहीं आंक रहे दादा भाई नौरोजी। तो ये तीसरी वाली कमजोरी है। और चौथा है, फिर भी दादा भाई नौरोजी को, लेकिन चौथा नहीं है, मतलब दादा भाई नौरोजी के पक्ष में, क्योंकि अब मैंने उनको बड़ी बड़ी आलोचना कर ली, अब थोड़ी उनकी तारीफ के साथ एंड करते हैं। तारीफ क्या करना है, तो फिर भी इन सीमाओं के बावजूद दादा भाई नौरोजी को इस बात का श्रेय अवश्य मिलना चाहिए कि वे ऐसे आर्थिक चिंतक हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स के बाद औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की इतनी व्यापक आलोचना की हो। मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में तो आपने सुन रखा है, तो जैसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जिसको कहते हो, औपनिवेशिक अर्थतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, मतलब एकदम बताया, देखो इतना चुरा के ले गए, 15 मिलियन यहां से उठा के 15 मिलियन पाउंड उठा कर ले गए, इतने ईस्वी के इतने ईस्वी के बीच, इतने ईस्वी के बीच उन्होंने इतने ईस्वी तक कर दिया। तो मतलब उन्होंने एक तरह से कार्ल मार्क्स के बाद कहते हैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली किसी दूसरे चिंतक ने नहीं लिखा था धन की निकासी के ऊपर, या ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश जो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी, कहा कि देखो इतना चुरा के ले गए, इतनी ईस्वी के बीच इतना चुरा के ले गए। इसलिए फिर भी उनकी तारीफ होनी चाहिए। यहां पर एंड कर देते हैं दादा भाई नौरोजी के पक्ष में। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब हम एक आधुनिक उद्योग के उदय वाली बात करते हैं। यहां पर ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे देखिए, आपने तो देखा कि ब्रिटिश पॉलिसी क्या रही थी कि भारत में औद्योगिकरण को जितना हतोत्साहित कर सकते हो उतना हतोत्साहित करिए। क्यों? तो इसलिए कि वो जानते थे कि अगर भारत के अपने उद्योग हो गए और आधुनिक उद्योग, तो वो लंकाशायर और मैनचेस्टर से सस्ते उत्पाद कैसे खरीदेंगे। तो लंकाशायर, मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, जो लंदन के जो मतलब ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रिटिश उत्पाद हैं, जिसके भारत खरीदार हैं, तो ब्रिटिश तो मार खा जाएंगे, उनके उत्पाद तो बिकेंगे नहीं। तो ब्रिटिश की कोशिश रही थी कि शुरू से ही हम औद्योगिकरण को, उद्योगों को, भारत में उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित करें। इसी क्रम में आपको सूचना मिलती है कि लेकिन चलिए कितने समय तक रोक सकते थे, क्योंकि उन्होंने रेलवे के इंजन को इंट्रोड्यूस कर दिया और रेलवे के इंजन के फार्मूला पर ही मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम चलता है। तो धीरे धीरे यहाँ के जो व्यापारी थे वो भी मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम से वाकिफ हो गए। उसी में गुजरात में, यानी बॉम्बे, उसमें गुजरात बॉम्बे का ही भाग था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी जो आप जानते हो कि मुख्यालय को प्रेसिडेंसी बोलते थे और प्रशासनिक मुख्यालय को, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गुजरात पार्ट था, उसका हिस्सा था। तो उसमें भरूच एक जगह है, वहां पर एक भारतीय व्यापारी थे, वो सब भारतीय व्यापारी थे, पारसी व्यापारी थे। उन्होंने ही पहली बार एक मॉडर्न फैक्ट्री की नींव डाली थी और उस पारसी व्यापारी का नाम था, जो इसमें लिखा हुआ है और आपको मिला हुआ, क्वास जी नाना भाई। कवास जी नाना भाई ने 1853 में भरूच में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की और फिर देखते देखते पश्चिम भारत में अनेक सूती वस्त्र मिल स्थापित हो गए। इधर क्या है कि ब्रिटिश पूंजीपति तो भारत में उद्योग स्थापित करने में, फैक्ट्री स्थापित करने में कतराते थे, लेकिन चलिए ब्रिटेन के कुछ सिरफिरे पूंजीपति ऐसे आ गए जिनको यहाँ के जूट उद्योग में इंटरेस्ट हो गया। उन्हीं में एक ऑकलैंड थे, जिन्होंने 1855 में बंगाल में एक जगह है रिसरा, वहां पर पहली जूट मिल स्थापित की और फिर उसके बाद वहां पर बहुत सारे जूट मिल खुल गए। और जूट फैक्ट्री में आप देखोगे कि मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी और कुछ ब्रिटिश पूंजीपति सक्रिय थे। तो शुरू में यही दो उद्योग आए, लेकिन देखो उद्योगों के बढ़ाने में कुछ बाधाएं थी। एक बाधा यह है कि जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वहां सबसे पहले स्किल्ड लेबर की जरूरत है। स्किल्ड लेबर का मतलब कुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक के लिए आपको तकनीकी शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा। तो तकनीकी शिक्षा में आप देखते हो कि भारत में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज पहला रुड़की बना, एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, और कुछ मेडिकल कॉलेज 3 कुछ थे। तो मतलब स्किल्ड लेबर की गुंजाइश, इसलिए यहाँ पर कुशल लेबर की गुंजाइश कम थी, क्योंकि तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए ब्रिटिश ने कुछ किया नहीं। दूसरा क्या है कि जब आप उद्योग लगाते हो
उद्योगों में आपको चाहिए बैंकिंग का सपोर्ट, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि बैंकिंग क्या करता है, लोन देता है पूंजीपतियों को, तो पूंजीपति उद्योग स्थापित करते हैं। लेकिन उस समय अपनी जो देसी बैंकिंग थी वो तो बहुत पिछड़ी हुई थी, और जो बड़े बड़े बैंक थे उसमें ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। तो वो जो बैंक थे जिसमें ब्रिटिश कैपिटल पर रन करते थे, वो हमारे उद्योगों के साथ भेदभाव करते थे, हमारे उद्योगों को वो महत्व नहीं देते थे, उनको जानबूझ के पूंजी देने से कतराते थे। एक समस्या थी। तीसरा है, एक कहलाता है मैनेजिंग एजेंसी। मैनेजिंग एजेंसी का मतलब हुआ एक प्रबंधकीय कंपनी होती है, उसका काम होता है उद्योगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, माने उद्योगों को चलाने का हुनर सिखाता है। वैसी जो मैनेजिंग एजेंसी है वो भी ब्रिटिश कैपिटल के अंतर्गत, ब्रिटिश नियंत्रण में ही होती थी। तो भारतीय पूंजीपतियों को जानबूझ के वो नहीं सहयोग करती थी, उसको कतरा जाती थी। ये भी एक बाधा थी। और सबसे बड़ी बाधा यह थी कि कोई भी देश जो मान लो औद्योगिकरण में आगे है, जैसे आप इंडिया, ब्रिटेन को लो, तो ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति अकस्मात हो गई। इसमें ब्रिटिश लोग भी इस बात से वाकिफ नहीं थे कि उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई। लेकिन बाकी देश जिसने भी औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के बाद किया, क्योंकि आपका एक देश में अगर उद्योग लग गए तो उनके उत्पाद सस्ते हो गए तो आपके उत्पादों को हटा देंगे रास्ते से। तो कोई भी देश जो बाद में औद्योगिकरण में आता है वो पहला काम करता है कि अपने उत्पादों को बचाने के लिए वो दूसरे की वस्तुओं पर चुंगी लगाता है, मतलब अपने उद्योगों को संरक्षण देता है। संरक्षण देने का मतलब समझा रहा हूं। जैसे मान लो कोई औद्योगिकरण में या किसी के यहां जो उद्योग स्थापित हो गए हैं तुमसे 20 वर्ष पहले, तो तुमसे आगे चल रहा है, उसकी तकनीकी तुमसे बेहतर है, उसका लेबर ज्यादा स्किल्ड है, उसका जो उत्पाद होगा वो तुमसे सस्ता हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर वही चीज का उत्पाद तुम्हारा महंगा हो जाएगा। अगर मान लो तो कोई प्रोडक्ट है जो आप 15 रुपए में बेच रहे हो और वही वो देश 10 रुपए में ला देता है, तो आप ही के देश में अगर वो 10 रुपए में प्रोडक्ट ला देगा तो आपकी वस्तुएं नहीं बिकेंगी। वैसे में लोग क्या करता है, उसके वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा देता है, जैसे कस्टम ड्यूटीज कितना, तो लगा देंगे वो 100%। तो 100% लगा देने से क्या होगा कि उनकी कीमत 2 गुना हो जाएगी, 10 से 20 हो जाएगी, और हमारी कीमत 15 रुपए में है। तो क्या होगा कि हमारे जो देसी लोग हैं वो हमारे उत्पाद को खरीदेंगे, क्योंकि हम 15 रुपए में उनको दे रहे हैं। उनका उत्पाद तो महंगा कर दिया हमने चुंगी लगा के 20 रुपये। भाई लेकिन ये तो तब हो कि देश आजाद हो। भारत की सरकार तो चुंगी लगाती ही नहीं थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हमारे उद्योगों को चुंगी के माध्यम से उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। जैसे सीमा शुल्क लगाना चाहिए बाहरी वस्तुओं पर, तो हम पर मुक्त व्यापार की नीति थोपी। मुक्त व्यापार का मतलब है कि भारत का दरवाजा खोल दो, कोई चुंगी दूसरे की वस्तु पर मत लगाओ। तो क्या हुआ कि उससे हमारे उद्योग को कंपटीशन करना पड़ता था, बड़ा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई, चूंकि हम तो अपने उद्योगों को संरक्षण दे नहीं पा रहे थे। तो ये समस्या थी। तो पहले ब्रिटिश ने जो क्लेम किया, बार बार कहा कि देखिए हमने आपके यहाँ औद्योगिकरण किया, तो हम लोग कहते हैं चुप रहिए, गलत मत बोलिए। एक इतिहासकार है, उनका नाम है आदित्य मुखर्जी। उन्होंने कहा कि देखिए सच्चाई ये है कि जब भारत पर ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कमजोर हुआ तब भारत का औद्योगिकरण हुआ। और उदाहरण देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटेन पहले भारत पर अपने पूंजी का दबाव बनाए हुए था, ब्रिटिश पूंजीपति भारत में सक्रिय थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन को खुद बहुत निवेश की जरूरत पड़ी, तो यहां से पूंजी निकाल के ब्रिटेन ले गए। तो ब्रिटेन में गए तो भारत का मार्केट थोड़ा खाली पड़ा, बस तुरंत भारतीय पूंजीपति अपनी प्रगति कर ली। यहाँ पर उन्होंने कागज उद्योग में पैसे पड़े तो सूती वस्त्र जूट उद्योग में थे, फिर कागज उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, माचिस उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सारे क्षेत्र में उन्होंने अपनी पूंजी फैलानी शुरू कर दी। बैंकिंग सेक्टर में पूंजी फैलाई तो भारतीय पूंजीपतियों ने काफी तरक्की की। उसी में घनश्याम दास बिरला और हुकुमचंद वो बंगाल के जूट उद्योग में भी घुस गए। इस तरह से तुम देखते हो कि उधर जूट उद्योग भी पनपने लगा। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इस तरह से तुम देखते हो कि इस तरह से बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अच्छा आप लोग तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ते होगे, तो एक घटना वहां पर दिया हुआ है कि जीआरडी टाटा ने पहले अपना इंडस्ट्री स्थापित किया था, टिस्को, पढ़ा होगा।
तो टिस्को बंद होने के कगार पर था, क्योंकि ब्रिटिश उसको ऑर्डर, भारत में रेलवे का विकास हो रहा था, उसको लोहे और इस्पात का ऑर्डर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारे ऑर्डर लंदन से मंगाए जा रहे थे। थैंक्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उधर ब्रिटिश का सारा प्रोडक्शन लग गया यूरोप में, और भारत में उनका प्रोडक्शन नहीं आ पाया, तो मजबूरी में रेलवे निर्माण में उन्होंने टाटा को ऑर्डर दिया, टिस्को को। तो टिस्को ने अपना लोहा और इस्पात बेचकर अपने आप को बचा लिया। इस तरह से टिस्को का इतिहास है कि टिस्को को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो टिस्को उसी समय बंद हो गया होता। समझ सकते हो? तो यही है उनका चक्कर है। तो उन्होंने हमारे उद्योग को संरक्षण नहीं दिया। फिर 1929-30 में आप जब विश्व इतिहास पढ़ोगे तो देखोगे 1929-30 में आर्थिक मंदी हुई। तो आर्थिक मंदी में स्वयं उनकी अर्थव्यवस्था संकट का शिकार हो गया। तो हमारे यहाँ से उन्होंने पूंजी निकाली। जब पूंजी निकाली तो हमारे पूंजीपतियों को अपना पूंजी फैलाने का फिर अवसर मिल गया। उसी तरह आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अच्छा, तो आप तुम देखोगे कि इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी संख्या में हमारे पूंजीपति सक्रिय हुए। 1927 में एक संगठन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फिक्की। फिक्की कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पूरा नाम है, फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। 1927 में फिक्की का भी गठन किया था। मंदी के समय भारतीय पूंजीपतियों को फायदा मिला, और जब द्वितीय विश्व युद्ध में फिर एक बार जब ब्रिटिश पूंजी यूरोपीय थिएटर में चली गई तो भारतीय पूंजीपतियों को बड़ा अवसर मिला, और भारतीय पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी का विस्तार किया। तो कुल मिलाकर आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय पूंजीवाद की प्रगति तब हुई जब ब्रिटिश पूंजीवाद संकट में पड़ा। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये इकोनॉमी वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। यही सब पॉइंट है। भारत में तकनीकी शिक्षा नहीं थी, बाधाएं थी, श्रमिकों की साख की, अपनी साख का मतलब है बैंकिंग क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था। ब्रिटिश प्रबंध एजेंसियों का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, प्रबंध एजेंसी का मतलब है मैनेजिंग एजेंसी, जिसको मैंने कहा ना ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी, वो भारतीय उद्योगों के साथ, मैनेजिंग एजेंसी वो भारतीय उद्योगों के साथ भेदभाव करते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। क्रेडिट का मतलब हुआ बैंकिंग। तकनीकी शिक्षा तो बताया है कि स्किल्ड लेबर की कमी थी, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, केवल रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो ये सब बात आई थी। भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं, जो मैंने आपको बताया कि चुंगी लगाना चाहिए दूसरे के प्रोडक्ट पर, वो नहीं लगा रहे थे। तो भारतीय उद्योगों के संरक्षण का अभाव था। अब भारत में औद्योगिकरण की प्रगति, तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध, विश्व आर्थिक मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध, आप जो मैंने अभी आपको समझाया है वही आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आपको बताई है अकाल पर, क्योंकि यूपीएससी का एक प्रिय टॉपिक है अकाल। तो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आपको उत्तर समझाऊंगा। देखिए, ब्रिटिश भारतीयों के प्रति पितृवत चिंता व्यक्त करते थे। पितृवत चिंता माने पिता की तरह चिंता, जैसे आपके पिता आपके लिए चिंता करते हैं, आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो ब्रिटिश भारतीयों के प्रति पितृवत चिंता व्यक्त करते थे, मतलब कि वो अपने को समझते थे कि हम भारतीयों के माई बाप हैं, हम भारतीयों के शुभ चिंतक हैं। तो पितृवत चिंता का मतलब शुभ चिंतक होना। ब्रिटिश भारतीयों के प्रति पितृवत चिंता व्यक्त करते थे, परंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत घटित होने वाले बार बार अकाल उनकी वास्तविकता की पोल खोलते जान पड़ते टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रश्न को देख के घबराना नहीं, मतलब वो कहते हैं कि ब्रिटिश भारतीयों के प्रति पितृवत चिंता व्यक्त करते हैं। पितृवत चिंता व्यक्त करते का मतलब दे वर जस्ट एक्सप्रेसिंग द रिजेंटमेंट, कि भाई भारतीय हैं, सॉरी नॉट रिजेंटमेंट, उल्टा कह गए। ब्रिटिश भारतीयों के प्रति पितृवत चिंता व्यक्त करते मतलब दे वर शोइंग कंसर्न, कि भाई दर्द, आहा भारतीय हमारे बच्चे की तरह, यानी शुभ चिंतक बनते। लेकिन बार बार जो अकाल पड़ रहे थे उनकी वास्तविकता की पोल खोल रहे थे कि देखो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं भारतीयों के लिए, ये भारतीयों के लिए दर्द महसूस नहीं करते। यही इस क्वेश्चन का तकाजा है। 1999 में एक बार पूछा था, 1999 में। तो यही उत्तर लिखकर मैंने दिया है, इसको देख लो। ब्रिटिश भारतीयों को यह एहसास दिलाने का प्रबल प्रयत्न कर रहे थे कि वे भारतीयों के शुभ चिंतक हैं, परंतु उस काल में बार बार घटित होने वाले अकाल तथा उन अकालों के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया अलग अलग प्रकार की वास्तविकता को दर्शाते हैं। मतलब
कि ब्रिटिश भारतीयों के को यह एहसास दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे कि वे भारतीयों के शुभ चिंतक है, परंतु उस काल में बार बार घटित होने वाले अकाल तथा उन अकालों के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया अलग अलग प्रकार की वास्तविकता को दर्शाते, उनके साम्राज्यवादी स्वार्थता को दर्शाते। ब्रैकेट में भारतीय इतिहास के अधिकांश काल में घटित अकाल के लिए जलवायु संबंधी कारक उत्तरदायी माने जाते रहे। भारतीय इतिहास के अधिकांश काल में, जैसे देखो अकाल तो पहले भी पड़ते थे, लेकिन एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, लेकिन जलवायु संबंधी कारक, अब मौसम, मानसून का फेलियर हो गया, पानी नहीं हुआ, या अतिवृष्टि हो गई, ज्यादा वर्षा हो गई, या अनावृष्टि, वर्षा की कमी हो गई, तो अकाल पड़ते थे। परंतु ब्रिटिश शासन के अंतर्गत घटित अकालों के लिए बहुत हद तक ब्रिटिश नीति उत्तरदायी रहती। यह था किसानों पर भू राजस्व का अत्यधिक अधिभार, किसानों पर भू राजस्व का अत्यधिक अधिभार था। कारीगरी उद्योगों का पतन, जो पीछे समझा चुका हूं। नकदी फसलों की खेती के कारण मोटे अनाजों के पैदावार में गिरावट, जिसका कारण से अकाल पड़ेंगे, और भारत से बाहर अनाजों का निर्यात आदि सारे कारण मैंने बता दिए। अब देखो, सबसे बढ़कर अकाल को दूर करने के लिए ब्रिटिश ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ब्रिटिश ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 1877-78 में गुजरात एवं दक्कन के अकाल, 1877-78 में गुजरात और दक्कन के अकाल के पश्चात उस पर विचार करने के लिए स्ट्रेची कमीशन, एक कमीशन है, उस पर विचार करने के लिए स्ट्रेची कमीशन का गठन हुआ, और इसकी अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता निर्मित हुई। इसके अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता निर्मित हुई। इसमें प्रावधान था कि अगर 3/4 फसल नष्ट हो जाए तो भू राजस्व की राशि माफ कर दी जाएगी, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता था। मतलब उसमें जैसे ये अकाल पड़ा तो एक प्रावधान ब्रिटिश ने उस समय, लॉर्ड रिपन के समय 1883 में एक अकाल संहिता बनी। पहले जॉन एक स्ट्रेची कमीशन आई, स्ट्रेची कमीशन तो लिटन के समय आई, उसके अनुशंसा पर एक अकाल संहिता रिपन के समय बनी, और फिर तय हुआ कि अगर फसल इस कदर नष्ट हो गई हो कि 3/4 फसल नष्ट हो गई हो तो फिर भू राजस्व की रकम माफ कर दी जाए। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आगे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि उस रियायत को लेने में किसानों को एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश भू राजस्व की रकम को माफ नहीं करते थे। ब्रिटिश भू राजस्व की रकम को माफ नहीं करते थे, वो लिंगर करते चले जाते थे। जैसे इसके लिए खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी को आगे आरंभ करना पड़ा था, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर आपको बता रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंदर भारत के आधुनिक उद्योगों के विकास पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। जो मैंने समझाया है उसी के आधार पर यह क्वेश्चन होगा कि जैसे देखो ना, ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखकों ने भारत के आधुनिकीकरण का श्रेय ब्रिटिश को देते हुए यह दावा किया था कि ब्रिटिश ने भारत में औद्योगिकरण किया, परंतु सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात निम्नलिखित बातें प्रकट होती है। प्रथम, ब्रिटिश ने सदा भारत में उद्योगों के विकास को रोकने का प्रयास किया था। इसका कारण था कि भारत का विकास ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद के रूप में करने का प्रयास, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने बैंकिंग, मैनेजिंग एजेंसी आदि क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों के साथ एक प्रकार का भेदभाव किया। दूसरे, भारतीय पूंजीपतियों ने ब्रिटिश विरोध के बावजूद भी अपने प्रयास से औद्योगिकरण के लिए पहल की थी। आगे की घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की प्रगति तब हुई जब भारत पर ब्रिटेन का औद्योगिक नियंत्रण कमजोर हुआ, जो मैंने आपको समझाया है। निम्नलिखित कारणों से जोड़ कर देखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, विश्व आर्थिक मंदी का, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, ये तो मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूं। अब एक प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न मैं बाद में आपको करवाऊंगा। पहले मैं आपको सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, देखो जो मैंने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम को आप याद रखो। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूं। क्वेश्चन इसलिए डाल देता हूं कि चलो बच्चे इस बहाने क्वेश्चन राइटिंग भी सीखेंगे, क्योंकि आप तो जानते हो बोर्ड पर लिखवाने में तुम लोगों को भी असुविधा होगी, क्योंकि देर होता है, और अगर क्वेश्चन हम दे देते हैं तो डिस्कस करने में समय कम लगता है। फिर इसीलिए तुम ही लोगों के लिए समय बचाने के लिए ऐसा कर देता हूं। देखो, जैसे आपने राजनीतिक नीति देखी, प्रशासनिक नीति देखी, सामाजिक, अब आर्थिक नीति देखी जो मैंने बताया, अब सामाजिक नीति देख लो। सामाजिक नीति में कुछ नहीं, बस 2 पंक्तियां याद रखिए। 1800 आपको याद होगा कि औद्योगिक चरण में ब्रिटिश ने समाज सुधार में काफी पहल की थी, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि अगर हम उचित समाज सुधार करेंगे तो फिर हमें भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में होगा। आपको याद है, तो वो चाहते थे, ब्रिटिश ने वहां पर एक्टिविज्म दिखाया और ब्रिटिश ने समाज सुधार के लिए काफी पहल की। लेकिन अब स्थिति उल्टी पड़ गई।
अब 1857 का जब महाविद्रोह हुआ और विद्रोह में ब्रिटिश ने ऐसा महसूस किया कि भाई अब तो हमारे लिए बहुत खतरा हो गया है, क्योंकि भारतीयों को अगर बाकी चीजों में आपत्ति नहीं, परंतु अगर सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करोगे तो भारतीय पलटकर काट लेंगे, तो भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक मामले में छेड़छाड़ मत करिए। तो ब्रिटिश डर गए। तो 1857 के पश्चात ब्रिटिश ने सामाजिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। यही आपको बताया, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब अगर ब्रिटिश ने भारत में इस काल में सुधार भी लाए तो राष्ट्रवादी दबाव में लाए। जैसे एक भारतीय सुधारक थे, उनका नाम था बहराम जी मालाबारी। तो बहराम जी मालाबारी के दबाव में ब्रिटिश ने यहां पर एक्ट लाया। एक एक्ट का नाम था एज ऑफ कंसेंट बिल, जिसमें एज ऑफ कंसेंट बिल लाया, जिसमें लड़कियों की जो विवाह नहीं, उसको सम्मति आयु अधिनियम कहते हैं। विवाह एक अलग चीज हुई, विवाह तो थोड़ा कम उम्र में भी हो जाती थी, लेकिन लड़का और लड़की के बीच जो शारीरिक संबंध स्थापित होगा उसके लिए टाइम दे दिया उसको कि 14 वर्ष से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि एज ऑफ कंसेंट बिल लाया। उसके बाद फिर 1929-30 में हरबिलास शारदा के पहल पर शारदा एक्ट लाया गया। ये बातें दर्शाती है कि ब्रिटिश ने अब दिल से ब्रिटिश सुधार से घबरा गए। अब अगर वो सुधार ला भी रहे हैं तो राष्ट्रवादी दबाव में ला रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं ला रहे हैं। तो सामाजिक नीति में बस इतना ही आप याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं। सांस्कृतिक नीति में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बताया है, उसको ध्यान रखो, बस इतना ही है। सांस्कृतिक सामाजिक ज्यादा नहीं है। ब्रिटिश द्वारा नस्लीय भेदभाव की नीति पर बल देते हुए भारतीयों को असभ्य एवं बर्बर के रूप में चित्रित किया गया। यहां तक कि विक्टोरियाई साइंस में ही नस्लीय विभाजन का समर्थन किया। देखिए इसमें है क्या। जैसे पहले तो ब्रिटिश बड़ी बड़ी उदारता की बात करते थे, आपको याद होगा लॉर्ड मैकाले, ट्रेवेनियर, ये सब कहते थे कि भाई भारत में हम सुधार ला रहे, भारत ब्रिटिश उदारता का महान स्मारक बनेगा। अब 1857 के महाविद्रोह के बाद, क्योंकि अभी तो 57 का महाविद्रोह मैंने पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाऊंगा, उस विद्रोह के बाद, क्योंकि इसमें तो उपनिवेशवाद कर रहे हैं तो उससे आगे की चर्चा कर रहे हैं। तो 1857 के महाविद्रोह के बाद तब ब्रिटिश सुधार से डर गए और उनको लगा कि भाई भारतीय को उन्होंने असभ्य और बर्बर के रूप में चित्रित करना शुरू किया कि अरे भारतीय तो अनसिविलाइज्ड है, भारतीय बर्बर हैं, भारतीयों से डरो, भारतीय बहुत ही मतलब डेंजरस हैं। तो gradually you can say कि they have developed this sort of tendency and this tendency was just frustrating to Indians, क्योंकि भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि वो भारतीयों को बर्बर की तरह चित्रित करते थे। और उसी समय एक साइंस डेवलप हुआ ब्रिटेन में, उसको विक्टोरियन साइंस कहते हैं। विक्टोरियन साइंस ने यह करार दिया कि दुनिया में कुछ नस्ल होते हैं जो सभ्य होते हैं और कुछ बर्बर होते हैं। तो साइंस ने भी कहा कि नस्ल और नस्ल में फर्क है। एक तरह से नस्लवाद को ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। और दूसरा कि ब्रिटिश ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पर बल दिया। जैसे ब्रिटिश तो अब डर गए, ब्रिटिश को लगा कि अरे यार 1857 के महाविद्रोह में तो हमारा कब्र ही, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कब्र ही खुद रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने देखा कि अरे हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे में कंधे मिला के चल रहे थे, ये तो ब्रिटिश के लिए खतरे की घंटी है। तो उन्होंने क्या किया कि आगे चलकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को प्रोत्साहन दिया कि किसी तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न करो ताकि भारत पर ब्रिटिश शासन मजबूत हो, डिवाइड एंड रूल। और तीसरा है ब्रिटिश के द्वारा धर्म के आधार पर जनगणना पर बल दिया गया। अब जानबूझ के धर्म और जाति के आधार पर जनगणना की गई, जनगणना, सेंसस। ब्रिटिश ने जो सेंसस आरंभ किया, उस सेंसस का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो भी हो, एक सेंसस का परिणाम क्या है। सेंसस का परिणाम ये हुआ कि उसने जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जो जनगणना कराई, इससे भारत में विभाजन को बल मिला, क्योंकि इससे आपस में और भी दरार उत्पन्न हो गई हिंदू और मुसलमानों के बीच। तो जैसे अब तुम देखोगे, जैसे अब आर्य समाज है, तो आर्य समाज ने देखा कि क्रिश्चियंस, तो धर्म के आधार पर जनगणना हुई, तो अचानक से 1881 के जनगणना में आर्य समाज ने देखा कि क्रिश्चियंस की संख्या काफी बढ़ी हुई दिख रही है। मतलब क्रिश्चियंस ने भारत में जो ईसाई हैं बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण, कन्वर्जन करवाया है। तो अब उन्होंने भी इससे प्रभावित होकर एक शुद्धि मूवमेंट चला दिया, शुद्धि मूवमेंट।
कि भाई आप जो भी दूसरे धर्म में गए हैं उसको मैं दोबारा शुद्ध करके हिंदुइज्म में लूंगा। इससे सांप्रदायिक तनाव आपस में बढ़ा, तो यही कहना चाहता हूँ। तो भाई ये डायग्राम तो आपका पूरा हो गया। एक क्वेश्चन है जो पीछे क्वेश्चन हमको करना है, लेकिन मिस्टर अंकुर पहले मेरे स्टूडेंट से पूछो कि वित्तीय चरण से अवगत हो गए और उसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, उनका ये पांचों पूरा हुआ, मतलब उपनिवेशवाद समाप्त होने पर है। तो उस पर जरा पूछो कि आर दे ओके। मेरा विश्वास था कि मेरा स्टूडेंट ओके होंगे, क्योंकि आप लोग जब प्रीलिम्स का वैसे क्वेश्चन जब सॉल्व कर देते हो तो आप पर हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने क्या कहा कि हम आपकी सोच, आपके पढ़ाई के तरीके, देखने का नजरिया, अप्रोच, ये सबको बदलना चाहते हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इतनी दूर से बदल पाएंगे कि नहीं, लेकिन अब हमें कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं, हम आप लोगों को बदलेंगे और भी बहुत सारी बातों में, राइटिंग के संदर्भ में, बाकी चीजों में बदलेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे 2016 यूपीएससी 2016 में पूछा है। क्वेश्चन है कि यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव, विप्लव का मतलब विद्रोह, दोनों एक ही है, विप्लव या विद्रोह एक ही है, रिवोल्ट, किस प्रकार भारत के प्रति ब्रिटिश नीति के विकास के क्रम में एक ऐतिहासिक मोड़। अब बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि क्लैरिफाई द स्टेटमेंट कि हाउ डिड द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रूव अ लैंडमार्क in evolution of the British policy towards India, मैंने proved a historical turning point या landmark, historical turning point, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप यह बताइए कि किस प्रकार 1857 के महाविद्रोह ने भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति को एक नई दिशा दे दी। इस क्वेश्चन का देखो हमने कैसे उत्तर किया है, आपकी समझ में आ जाएगा। 1857 के विप्लव ने भारत में ब्रिटिश शासन को लगभग समाप्त कर दिया था, लगभग समाप्त कर दिया था। अतः इस विप्लव के दमन के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीति की पहली प्राथमिकता रही थी इसकी पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त करना। 1858 के पश्चात भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति को उपयुक्त उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। इस प्रकार है, मतलब आपसे ये देखो, ये थीसिस लाइन कैसे है। 1857 के विप्लव ने भारत में ब्रिटिश शासन को लगभग समाप्त कर दिया था। ओके, अतः इस विप्लव के दमन के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीति की पहली प्राथमिकता रही थी इसकी पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त करना, यानी संभावना को रोकना भी हो सकता है समाप्त करने की जगह। अतः 1858 के पश्चात भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति को उपयुक्त उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। मतलब आपको कहा जा रहा है कि भाई इसकी जो पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त करना चाहते थे, और चूंकि वो पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त करना चाहते थे, अतः 1858 के पश्चात भारत के संबंध में जो ब्रिटिश नीति है उसके उद्देश्य को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। अब डैश देकर इस प्रकार है। एक, भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया तथा महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध घोषणा ने क्राउन एवं भारतीय शासकों के बीच विश्वास बहाल करने का प्रयास किया। मतलब भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया तथा महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध घोषणा ने क्राउन एवं भारतीय शासकों के बीच विश्वास बहाल करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार की नीति छोड़ती है और पीछे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के साथ जो भी करार और समझौते किए हैं वो सब सुरक्षित रखे जाएंगे।
दूसरा, प्रशासनिक क्षेत्र में इस प्रकार से सुधार एवं परिवर्तन लाए गए ताकि एक तरफ भारत के ऊपर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो तो दूसरी तरफ उनमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष भी न हो। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव के पद का सृजन, 1861 के अधिनियम के आधार पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तथा 1870 के दशक तथा वित्तीय विकेंद्रीकरण का आरंभ, साथ ही स्टैट्यूटरी सिविल सेवा का सृजन कर पहली बार कुछ भारतीयों को शामिल करना, जो मैंने प्रशासन में आपको बताया हुआ है। फिर ब्रिटिश शासन को ठोस आधार देने के लिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक था, अतः सैन्य एवं पुलिस सुधार के लिए कदम उठाए गए। आंतरिक सुरक्षा, सैन्य सुधार के क्रम में भारतीय तथा यूरोपीय तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने, तोपखाना यूरोपीय अधिकारियों के अधीन रखने तथा विभिन्न रेजिमेंटों को जाति एवं क्षेत्र के आधार पर विभाजित करने का निर्णय लिया गया। अब देखिए माय स्टूडेंट्स, आप लोग तो काफी स्मार्ट, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में हो रहे हो, मेंस के क्वेश्चन में भी होते जाओगे। यहां पर गौर करना मेरी बातों को। देखिए, हम क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा वर्णनात्मक से विश्लेषण परक बना रहे हैं। क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं वो वर्णनात्मक से ज्यादा विश्लेषण परक बन रहे हैं। विश्लेषण परक कैसे? तो आप इसको देखिए, गौर करके आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना की स्थापना की, भारतीय पुलिस बल की स्थापना की, भारतीय इसकी स्थापना की, हमने उन सबको दो ही पंक्ति में घेर दिया है। आंतरिक सुरक्षा, ये देखो, और आंतरिक सुरक्षा के साथ और पुलिस सुधार के लिए कदम उठाए, और सैन्य सुधार के क्रम में क्या किया वो भी हमने दिखाया, तोपखाने का विकास किया, इसको भी हमने दिखाया। अब अंत में ब्रिटिश शासन को दीर्घजीवी बनाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिम को परस्पर विभाजित करने का प्रयास किया। ये लास्ट में हमने ये दे दिया कि और अंत में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरार उत्पन्न करने की कोशिश की। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में ब्रिटिश भारत के इतिहास में 1857 का महाविप्लव एक विभाजक रेखा सिद्ध हुआ। अब एक प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम थोड़ा उस पर दिमाग लगाना, तो कल मैं डिस्कस कर दूंगा। 1857 के महाविद्रोह के पश्चात, 1857 के महाविद्रोह के पश्चात भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति के सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश नीति के सभी क्षेत्रों में 1857 के महाविद्रोह के पश्चात भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति के सभी क्षेत्रों में सतर्कता एवं सावधानी देखी गई। सतर्कता एवं सावधानी देखी गई। परीक्षण कीजिए। कल तुम लोग सोच के आना, इस पर सोच के आना। जो ट्राई करना चाहते हो ट्राई भी कर लेना, और मैं आके डिस्कस कर दूंगा, पॉइंट बता दूंगा, तो समझ जाओगे आप लोग। सतर्कता और सावधानी देखी गई। 1857 के महाविद्रोह के पश्चात भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति के सभी क्षेत्रों में सतर्कता एवं सावधानी देखी गई। परीक्षण कीजिए। तो माय स्टूडेंट्स, ये तो आपका हो गया उपनिवेशवाद समाप्त। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया आपको, कि जब कोई भी खंड समाप्त होता है तो आपको मैं साथ ही देता हूं फूड फॉर थॉट। Food for thought, what is this food for thought? Food for thought is just like we are supplying some food to your thinking, so that making the basis of the particular idea, particular view, you have to meditate over the view.
यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन। इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन मतलब बौद्धिक जुगाली, उसको बौद्धिक जुगाली कहते हैं। अब हम तुमको दिखाते हैं। देखो, फूड फॉर थॉट में ये हैव मिस्टर अंकुल लोगों को भेज दिया है, ये पहुंच गया उन लोगों को। फूड फॉर थॉट चला जाएगा, आप लोग चिंता मत करना, आज ही मैं भिजवा देता हूं। फूड फॉर थॉट शीर्षक, प्रिय अभ्यर्थियों, फूड फॉर थॉट शीर्षक के अंतर्गत आपको कुछ बिंदुवार मुद्दे दिए जा रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि आप इन मुद्दों पर विचार करें तथा क्लास नोट्स एवं क्लास लेक्चर के आधार पर इनका उत्तर पाने का प्रयास करें। इन मुद्दों का स्वरूप प्रश्नों से पृथक है, अतः उत्तर लेखन की जरूरत नहीं है। आपसे केवल अपेक्षा है कि आप अपनी तैयारी के मध्य सूचनाओं, इन्फॉर्मेशन से ऊपर उठकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल ओपिनियन विकसित करने की ओर अग्रसर हो। मतलब इसका उत्तर नहीं लिखना है, उत्तर क्वेश्चन आंसर की तरह ही नहीं है। इस पर जैसे कोई कॉपी चाहे कुछ चीज लेके उसके एक मुद्दा को लेकर और उस पर कलम उठा के आप दो तीन चार पॉइंट बनाइए, सोचिए इस पर क्या है। जैसे मैं आप एक एक करके रखता हूं। सबसे पहले हम आते हैं उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण 1757 से 1853। यहां पर मैंने 4 इश्यू उठाए हैं। इन 4 इश्यू का उत्तर आपको खोजना है। एक, बंगाल की दीवानी से ब्रिटिश कंपनी को कैसे लाभ मिला, बता दोगे आप? मिस्टर अंकुर पूछते चलो, एक एक चीज मैं पूछ रहा हूं अपने स्टूडेंट से। पहला पॉइंट, बंगाल की दीवानी से ब्रिटिश कंपनी को कैसे लाभ मिला, ये हमारे स्टूडेंट्स बता देंगे, यस और नो? यस हो जाएगा। मतलब इसमें आप दिखाओगे कि भाई बंगाल की दीवानी से प्राप्त रकम से वो व्यापार में निवेश कर सकते थे और ब्रिटेन से उनको कीमती धातु मंगाना कम हो जाता। ओके। दूसरा है, भारत से धन की निकासी का आरंभ कैसे हुआ। अब दूसरे प्रश्न पर जवाब दो मैं स्टूडेंट। मैंने दूसरा प्रश्न उठाया, भारत से धन की निकासी का आरंभ कैसे हुआ। पॉइंट टू दोनों पॉइंट बना के लिखना। पॉइंट टू में क्या, यस और नो? यस हो जाएगा, ठीक, ओके, वेरी थैंक यू। दोनों जैसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अब तीसरा हमारा बिंदु, इस काल में ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल में प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन क्यों नहीं लाया। मतलब हमें पूछना है आपसे कि वाणिज्यिक चरण में ब्रिटिश कंपनी ने भारत के जैसे बंगाल में जो प्रशासनिक संरचना है, जो सामाजिक संरचना है, जो सांस्कृतिक संरचना है, उन संरचनाओं में परिवर्तन क्यों नहीं लाया। यस और नो हो जाएगा। उसमें आप बताओगे कि भाई क्योंकि उनको परिवर्तन और सुधार में रुचि नहीं थी, क्योंकि परिवर्तन और सुधार से उन्हें कोई फायदा नहीं था। उनका उद्देश्य सीमित था और सीमित उद्देश्य था कि अधिक से अधिक राजस्व का संग्रह कर उसको व्यापार में निवेशित करना। तो इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद दूसरा होगा कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद के हिस्से क्यों प्रेरित माना जा सकता। अब क्या इसको हमारे स्टूडेंट लोग कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4 कि बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त है, उस अस्थायी बंदोबस्त को वाणिज्यिक पूंजीवाद के हित से, जो अस्थायी बंदोबस्त है उसे वाणिज्यिक पूंजीवाद के हित से क्यों प्रेरित माना जा सकता। ये पॉइंट नंबर 4 के बारे में मिस्टर अंकुर आस्क देम। हो जाएगा, ओके, वेरी गुड। अब उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण चलते हैं, देखते हैं क्या है। औद्योगिक चरण में ब्रिटिश ने मुक्त व्यापार की नीति क्यों अपनाई। ब्रिटिश ने मुक्त व्यापार की नीति क्यों अपनाई, क्या चाहते थे ब्रिटिश। यस माय स्टूडेंट्स, यस। वो भारत में अपनी वस्तुएं बेचना चाहते थे और चाहते थे कि हम भारत को ब्रिटिश वस्तुओं से भर दें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था।
ओके है। नेक्स्ट वन पॉइंट है कि मुक्त व्यापार की नीति ने ब्रिटिश कंपनी को भारतीय राज्य के संबंध में किस प्रकार की नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे औद्योगिक चरण में ब्रिटिश ने जो मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, उपनिवेश के औद्योगिक चरण में ब्रिटिश ने जो मुक्त व्यापार की नीति अपनाई है, उसे भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश कंपनी के संबंध कैसे बदल गए, ये तो मेरे स्टूडेंट जरूर बता देंगे अंकुर। यस, आई एम कॉन्फिडेंट। यस, हो जाएगा। ओके। जो ब्रिटेन के संबंध में पूंजीवाद है वो भारत के संबंध में उपनिवेशवाद है कैसे। मतलब मुद्दा उठाया है कि जो ब्रिटेन के संदर्भ में कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वो भारत के संदर्भ में कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद कैसे है। तो मेरे स्टूडेंट्स इसको समझ रहे हैं। ओके, राइट। औद्योगिक पूंजीवाद को मुक्त व्यापार की नीति का नाम क्यों दिया जाता है। औद्योगिक पूंजीवाद को मुक्त व्यापार की नीति का नाम क्यों दिया जाता है। औद्योगिक पूंजीवाद को मुक्त व्यापार की नीति का नाम क्यों दिया जाता है, इस पर क्या बताएगा मेरा स्टूडेंट। यस, जैसे देखो ऊपर में है कि जो ब्रिटिश के लिए पूंजीवाद है वो भारत के लिए उपनिवेशवाद है, जो कि वहां जिस तरह का पूंजीवाद होता है उसी तरह का औपनिवेशिक शोषण अपने यहाँ करते हैं। जैसा उनका हथौड़ा है उतना ही बड़ा चोट अपने को मारते हैं। नंबर 1। अब रह गई बात कि भाई पूंजीवाद मुक्त व्यापार की नीति का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि पूंजीवाद क्या करता है कि हमारे दरवाजे को खोल देता है ब्रिटिश वस्तुओं के लिए और हमारे ऊपर ब्रिटिश वस्तुएं थोप देता है। हम ब्रिटिश वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगा सकते, और चूंकि हम चुंगी नहीं लगा सकते इसीलिए जो ब्रिटेन के लिए पूंजीवाद है वो हमारे लिए उपनिवेशवाद है। अब औद्योगिक पूंजीवाद के काल में भारत की प्रशासनिक संरचना में बदलाव क्यों लाया गया। औद्योगिक पूंजीवाद के काल में भारत की प्रशासनिक संरचना में बदलाव क्यों लाया गया। तो प्रशासनिक संरचना में इसलिए बदलाव लाया गया इंडिया मार्केट के रूप में डेवलप हो। मेरा स्टूडेंट इसको जरूर कर लेगा। ओके। ब्रिटेन में होने वाला औद्योगिकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक क्यों सिद्ध हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, वहां जब डोली निकली तो अपने यहां जनाजा क्यों निकल रहा है। जब ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद आया तो हमारे यहां हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान क्यों हुआ, आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, बताओ। ओके, यस। भारत में कंपनी की सरकार को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे मौलिक उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक हित रहा था अथवा उदारवादी विचारधारा जैसा कि ब्रिटिश दावा करते हैं। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि औद्योगिक चरण की बात है, औद्योगिक चरण ऊपर वही चल रहा है कि ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन क्यों लाना पड़ा। इसके पीछे ब्रिटिश औपनिवेशिक हित उत्तरदायी है या उदारवादी विचारधारा जो लंदन में या ब्रिटेन में उभर रहा है वह उत्तरदायी है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है, इस पर आप अपना विचार दे सकते हो अगर आवश्यकता पड़े तो। ये श्योर नो। हो जाएगा, वेरी गुड। मतलब देखो 80% श्रेय दे देना औपनिवेशिक हित को और मात्र 20% श्रेय देना उदारवादी विचारधारा को, क्योंकि विचारधारा तब लोकप्रिय होती है जब उसके लिए आर्थिक परिस्थितियां बनती है। तो 80% औपनिवेशिक हित को और 20% विचारधारा को याद रखना। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, स्मार्टेस्ट चैप। इतना तो ऑफलाइन के बच्चों का मैंने परफॉर्मेंस नहीं देखा जैसा मैंने तुम लोगों का देखा है। मेरे लिए समझो तो बहुत, मुझे लगता है कि अब बदल जाएगा इंडिया, और तुम लोग बदलोगे, इतनी बड़ी संख्या में अपनी सोच को बदलोगे तो भारत की शिक्षा पद्धति सुधर जाएगी। आज की तारीख में कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है वो धीरे धीरे क्रिटिकल ओपिनियन डेवलप हो रही है। और मैं तुमको राइटिंग भी सिखाऊंगा, मैं राइटिंग पर मैं देख रहा हूँ आगे थोड़ा सा और तुम्हारी प्रगति हो जाती है, क्योंकि अभी तो
बाकी भी हिस्ट्री का सेगमेंट करोगे ही, तो उसमें मैं राइटिंग की और कुछ नई नई योजना लेकर राइटिंग भी आपको सिखाऊंगा और आपकी पूरी सोच को बदलूंगा। कैसे आप करेंट अफेयर को डील करोगे, कैसे बाकी चीज़ों को डील करोगे, वो सब का आपको पुख्ता समझ डेवलप की जाएगी। ये हमारी योजना में शामिल है। तो भारत में कंपनी की सरकार को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने की तो हो गया। अब देखो वित्तीय चरण में जो अभी अभी हमने किया है, इस चरण उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण 1858 के पश्चात, इस चरण को वित्तीय चरण की संज्ञा क्यों दी गई? वित्तीय चरण से क्या तात्पर्य है? इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण में कौन सी नई बात जोड़ दी? माय स्टूडेंट्स, विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? इस चरण को वित्तीय चरण की संज्ञा क्यों दी गई? वित्तीय चरण से क्या तात्पर्य है? इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण में कौन सी नई बात जोड़ दी? ओके है? वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब वित्तीय चरण चूंकि भारत को निवेश के लिए खोला गया तो वित्तीय चरण हो गया, पूंजी का संचय वहां हो चुका था और अर्थव्यवस्था के शोषण में नई बात जोड़ दी कि अब ब्याज और मुनाफा के रूप में हमारे यहां से खींच रहे हैं। दूसरा, इस काल में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने ब्रिटेन की तुलना में भारत में निवेश करना क्यों उचित समझा? मतलब इस काल में पूंजीपति ब्रिटेन की तुलना में भारत में निवेश क्यों कर रहे थे? इस पर मेरा स्टूडेंट क्या बोलेगा? अंकुर, आस्क देम। यस, वेरी गुड। क्योंकि ब्रिटेन में लेबर महंगा था, भारत में लेबर, उपनिवेश में लेबर चीप था, तो अगर भारत में निवेश करते तो उनको रिटर्न ज्यादा बढ़िया मिलता, इसलिए उन्होंने उपनिवेश में निवेश करना उचित समझा। दैट वाज द फैक्टर। वाह वाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और दादा भाई नौरोजी भारत के लिए ब्रिटिश पूंजी क्यों घातक मानते तथा उसके लिए क्या सुझाव देते? दादा भाई नौरोजी का सुझाव और उनका विचार क्या है तुमने देखा ही है। तो दादा भाई नौरोजी भारत के लिए ब्रिटिश पूंजी को क्यों घातक मानते तथा उसके लिए क्या सुझाव देते, इस पर क्या कहना है? गुड, यस है, वेरी गुड। भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन किस रूप में ब्रिटिश कंपनी के शासन से भिन्न प्रतीत होता है? जैसे आपको अब यह देखना है कि ब्रिटिश क्राउन ने जो 1858 के बाद शासन स्थापित किया, उससे पहले ब्रिटिश कंपनी का शासन था, इससे क्या भिन्न प्रतीत होता है? तो आपको स्टैंड लेना है कि उद्देश्य के स्तर पर भिन्नता नहीं है, केवल उसके संरचना के स्तर पर भिन्नता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, वायसराय, अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा, और ब्रिटिश क्राउन ने दावा किया कि हम आपके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, लेकिन उद्देश्य अभी भी शोषण करना ही है। उद्देश्य के स्तर पर भिन्नता नहीं है, सिर्फ संरचना के स्तर पर भिन्नता है। मेरे स्टूडेंट्स इसका भी जवाब दे ही देंगे। ओके है? अब 1857 के महाविद्रोह से ब्रिटिश ने भारत के संदर्भ में क्या सबक लिया? हो जाएगा? 1857 के महाविद्रोह से ब्रिटिश ने भारत के संदर्भ में क्या सबक लिया? ओके, वेरी गुड। अब मैं स्टूडेंट्स, आपका उपनिवेशवाद समाप्त है, और सबसे बड़ी बात है कि वो समाप्त ही नहीं है। जैसे कि मैं जैसा चाहता था वैसा आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी इसमें मेहनत की है। अब और अच्छे ढंग से आपने इसको अंजाम दिया है। अब ये बताइए कि क्या हम राष्ट्रवाद पर चलें? अब समय आ गया है। पूछो अंकुर, राष्ट्रवाद के लिए तैयार हैं? मैं घुसूं राष्ट्रवाद में? यस। तो अब आ गए आप लोग खंड 3 में। अब आप आ गए खंड 3 में, और खंड 3 खंड 2 समाप्त है। खंड 3 है राष्ट्रवाद आधुनिक भारत में। खंड 3 में आप आ गए। सबसे पहले राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? तो देखो,
ये राष्ट्रवाद की औपचारिक परिभाषा है। औपचारिक परिभाषा से घबराना मत, मैं शीशे की तरह आपको साफ कर दूंगा व्हाट इज नेशनलिज्म। देखिए, सामान्य परिभाषा के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्र लोगों के एक ऐसे समुदाय को कहते हैं जिनका आपस में जुड़ाव होता है, जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जो एक ही ऐतिहासिक शक्ति की उपज होते हैं। वस्तुतः राष्ट्रवाद को प्रेरित करने में परंपरा, संस्कृति, भौगोलिक एकता आदि कारकों की भूमिका होती है। राष्ट्रवाद का आरंभिक मॉडल पश्चिमी यूरोप में विकसित हुआ था। यह सामंतवाद का पूंजीवाद में रूपांतरण का परिणाम था। अब मैं पहले एक बात पहले समझा देता हूं तुम लोगों को, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो, यह है देश, देश देश या कह सकते हो राज्य, और यह है राष्ट्र। राष्ट्र इसमें होगा लोग, इसमें होगा जनसंख्या, भूभाग, सरकार, इसमें भी होगा जनसंख्या, भूभाग, सरकार। लेकिन जानते हो दोनों में एक अंतर है, इसमें एक ऐसी चीज होगी जो इसमें नहीं होगी। सोचो क्या होगी। जो राष्ट्र है उसमें एक चीज जुड़ जाएगी, वह है लोगों में परस्पर जुड़ाव का एहसास। मतलब लोगों में परस्पर जुड़ाव का एहसास, मतलब लोगों में आपस में जुड़े होने का एहसास अगर आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। उसको राष्ट्र बोलते हैं। जो राज्य है वो राज्य एक भौगोलिक इकाई है, वहां सरकार भी है, जनसंख्या भी है, भूभाग है, लेकिन और हो सकता है संप्रभुता भी हो, लेकिन एक होने का जब लोगों में आपस में एहसास होता है तब वो बनता है राष्ट्र। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, राष्ट्र को मुझे थोड़ा समझाने के लिए आपको हमें यूरोप ले जाना होगा। घबराइए नहीं, मैं आपको यूरोप उठा के इंडिया से नहीं ले जा रहा, केवल आपको यूरोप के इतिहास की थोड़ी यात्रा करानी पड़ेगी। तो हम आपको यूरोप के इतिहास की यात्रा पर थोड़ी ले जाते हैं, तो फिर आपको इसका पता चलेगा। देखिए, राष्ट्रवाद का मॉडल, पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप में प्रथम चरण में देखो, जब मैं यूरोप का इतिहास तो अभी पढ़ाया नहीं है, तो जो बात कहूंगा तो हो सकता है कि तुमको थोड़ी सी समझने में परेशानी हो, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों से पूछ लूंगा। मैं तुम लोगों को विजुअलाइज करता हूं, तुम्हारे यहाँ होने का एहसास करता हूं, फिर तुमसे साइट पर भी पूछता हूं, तो इससे हम लोगों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन लाइन जुड़ा रहता है। तो प्रथम चरण में हम इसको ऐसे देखते हैं, यह यूरोप है। यूरोप है और 3 मध्ययुगीन 3
यूरोपीय संस्थाएं, यूरोपीय संस्थाएं। देखो, यूरोप में 3 ऐसी मध्ययुगीन संस्थाएं थी, जो 3 मध्ययुगीन अखिल यूरोपीय, अखिल मतलब संपूर्ण यूरोप, पैन यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस थी। मतलब 3 ऐसी यूरोपियन संस्थाएं थी जो पूरे यूरोप में फैली हुई थी। कौन थी? एक था सामंतवाद, यह है सामंतवाद, सामंतवाद। दूसरा था अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था, अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था। अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था से मतलब यह है कि ये जो चर्च थी, वो सबसे मुख्य चर्च, ये देखो, ये रोम में इसका मुख्यालय था चर्च का, और उसकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैली हुई थी, पूरे यूरोप में इसकी शाखा फैली हुई थी। और एक संस्था थी पवित्र रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य। अब ये 3 संस्थाएं थी, और तीनों संस्थाएं अखिल यूरोपीय संस्थाएं थी। राष्ट्र बनने के लिए आपको थोड़ा संकीर्ण होना पड़ेगा। जैसे मान लो, एक ऐसे खींचेगा तो राष्ट्र बनेगा, एक ऐसे खींचेगा तो राष्ट्र बनेगा। तो अगर संपूर्ण अखिल यूरोपवाद है तो राष्ट्र की अवधारणा कैसे आएगी? राष्ट्र की अवधारणा तो आएगी नहीं। एक राष्ट्र होने का, एक भौगोलिक इकाई होने का, एक जुड़ने का, ये सब तो नहीं आ पाएगा। तो मतलब एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए कि आप अगर धरती माता के पुत्र हैं तो अपनी माता के पुत्र कहां रह गए? क्योंकि पूरे तो अखिल यूरोपीय उसका विस्तार है। तो जब तक वो अखिल यूरोपीय संस्था टूटेगी नहीं, तब तक आप एक क्षेत्र, आप एक भूभाग को, एक समुदाय को अलग राष्ट्र कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। तो इसलिए इन तीनों संस्थाओं का टूटना आवश्यक था। तो जब मैं तुम्हें यूरोपीय इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं 2-3 घटनाओं की चर्चा करूंगा। एक पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, जिसको प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहते हो, सामंतवाद का पतन और पूंजीवाद का विकास। जैसे सामंतवाद का पतन हुआ, सामंतवाद, जैसे अब सामंतवाद है तो सामंतों का क्या था? जो सामंतों का जो क्षेत्र होता था उसको स्टेट बोलते हैं। वो आप मान के चलिए, कुछ सामंतों का, अब एक ही सामंत है, उसका कुछ भूभाग स्विट्जरलैंड में है, कुछ भूभाग फ्रांस में है, कुछ भाग ब्रिटेन में है। उसमें अगर आप अपना नेशनल या राष्ट्रीय सीमा खींचने लगोगे तो वो सामंत तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसका कुछ भूभाग यहाँ भी है और कुछ भूभाग वहां भी है। और दूसरा था सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, मतलब रोम उसका मुख्यालय है और उसकी शाखाएं पूरे यूरोप में है। और जब कोई अगर राष्ट्रीय शासक, कोई शासक अगर अपना नेशनल बाउंड्री खींचना चाहता तो चर्च मना करता, कहता हम आपके अधीन नहीं, हम तो रोम के अधीन हैं। और एक पवित्र रोमन साम्राज्य था, होली रोमन एम्पायर, वो पूरे उत्तरी यूरोप से दक्षिणी यूरोप तक फैला हुआ था, पूरे यूरोप पर ही सोया हुआ था। तो जब तक इन तीनों महानुभाव जाएंगे नहीं तो राष्ट्रीय राज्य कैसे बनेगा? खैर, मैं यहाँ डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं आपको कहना चाहता कि आगे चलकर क्या हुआ कि ये तीनों संस्थाएं, देखना, ये आगे चलकर ये तीनों संस्थाएं टूट गई। बदलाव आया, यूरोप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरा और फिर तीनों संस्थाएं टूट गई। ओके। और जब तीनों संस्थाएं जब टूटी तो उसी समय यूरोप में कुछ महत्वाकांक्षी शासक स्थापित हो गए और उन महत्वाकांक्षी शासकों ने अपनी राष्ट्रीय सीमा खींच ली। ऐसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, तो ऐसे अपनी राष्ट्रीय सीमा खींच ली। तो फिर वो तीनों संस्थाओं के टूटते ही राष्ट्रीय सीमा खिंच गई और यहां राजा स्थापित हो गया, ABCDE। अब यहां पर देखिए, भूभाग है, जनसंख्या है, देख रहे हैं आप, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता भी है। वहां का शासक स्थापित है, अपने आप को संप्रभु मानता है। जैसे आप देखोगे, एक फ्रांस का शासक है लुई 14वां, वो कहता है आई एम द स्टेट एंड माई विश इज लॉ। मतलब वो कहता है कि मैं ही राज्य हूं। मैं ही राज्य हूं का मतलब है कि भाई मैं ही सब कुछ हूं। तो भाई
मैं आपको बताना चाहता कि इसमें क्या है, इस राष्ट्र में जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, संप्रभुता भी है, सरकार भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो प्रजा है उनमें एक होने का भाव नहीं है। राजा है वो अपने आप को राष्ट्र का प्रतीक मानता है कि देखो भाई मैं राष्ट्र हूं, लेकिन राष्ट्र राजा से नहीं बनता है। ये राष्ट्र है, लेकिन ये आरंभिक राष्ट्रवाद है। आरंभिक राष्ट्रवाद में राजा अपने आप को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में चित्रित करता है, लेकिन ये सही राष्ट्रवाद नहीं हुआ। सही राष्ट्रवाद के लिए उसको आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जो आधुनिकता के साथ आएगा। तो आधुनिकता कैसे आएगी? तो आधुनिकता आएगी फ्रांस की क्रांति के मध्य, रूसों की जो जन संप्रभुता की अवधारणा है उसके बाद वो आएगी। तो ये जो राष्ट्र है ये राष्ट्रवाद का प्रथम चरण है। इन प्रथम चरण के बाद अब आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, तो ये जो आपने द्वितीय चरण आपको देख रहा है, इसको देखिए। इस द्वितीय चरण को कहोगे आधुनिक राष्ट्रवाद। अब आधुनिक राष्ट्रवाद जो आएगा वो फ्रांस की क्रांति के पश्चात, फ्रांस की क्रांति के पश्चात। अब फ्रांस की क्रांति के पश्चात कैसे? तो देखो, फ्रांस की क्रांति, यहां दो मॉडल रखता हूं। राजा यानी किंग, प्रजा, कुलीन, पादरी, जनसामान्य। सरकार, नागरिक। अब देखो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जैसे अब फ्रांस है, तो फ्रांस एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में तो स्थापित हो चुका था प्रथम चरण में ही। राजा अपने आप को कहता था कि मैं राष्ट्र का प्रतीक हूं, लेकिन राजा को राष्ट्र का प्रतीक कहने से क्या होगा? उसकी जो प्रजा थी, जनता थी, उसमें तो आपस में समानता नहीं थी, जुड़ाव नहीं था। समानता क्यों नहीं थी? चलिए, 3 मध्ययुगीन संस्थाएं तो टूट गई थी। मध्ययुगीन संस्थाओं को टूटने के बाद भी जो उनकी प्रजा थी वो आपस में विभाजित थी। एक उसमें कुलीन वर्ग हुआ करता था। जो कुलीन वर्ग था वो भूमिधारी वर्ग था, उसको बहुत तरह के आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। एक पादरी वर्ग था, तो पादरी वर्ग भी वही पुजारी वर्ग, पुरोहित वर्ग, उसको भी बहुत प्रकार के धार्मिक विशेषाधिकार, बहुत प्रकार के आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। एक तरफ जन सामान्य था जो सभी विशेषाधिकारों से वंचित था। तो इनके बीच ही कई स्तर थे, तो लोगों में एक होने का एहसास नहीं था। पीपल वे आर नॉट हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास नहीं था। बट व्हेनेवर यू विल कम टू दिस सेकेंड वन मॉडल, तो you know कि just after the French Revolution, the whole process and the whole people were transformed from the subject people to the citizen. So they were transformed from the status of a subject people to the citizen. वह राजा की प्रजा से नागरिक के रूप में तब्दील हो गए, क्योंकि सारे विशेषाधिकार समाप्त हो गए, नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा हुई, सबको समानता का स्तर प्राप्त हुआ, फ्रांस की जनता में एक होने का एहसास आया। और आगे चलकर फ्रांस का युद्ध यूरोप से हुआ, उसमें एक तरफ यूरोप के शासक लड़ रहे थे, दूसरी तरफ फ्रांस की जनता लड़ रही थी। और जनता में जो एक होने का भाव आया नागरिकों में, वहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद की चेतना यूरोप में आई और फिर फ्रांस से फैलती हुई अन्य देशों में चली गई। अब मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट से पूछो कि मैं कुछ यूरोप में राष्ट्रवाद जैसी चीज इनको समझा पाया, कुछ चीजें समझ पाए,
तो जस्ट आस्क देम प्लीज। उनसे पूछिए, क्योंकि उनकी सहमति के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ओके। एक्चुअली देखो, जब मैं आपको फिर जो जो अगर नहीं समझोगे तो चिंता मत करना, क्योंकि मैं जब आपको यूरोप का इतिहास पढ़ाऊंगा तो यूरोप का इतिहास पढ़ाने में, चूंकि मैं विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो विश्व इतिहास पढ़ाने के क्रम में ये बातें आपको बखूबी समझाऊंगा और ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं जब वो पढ़ाऊंगा तो आपको समझा पाऊंगा। ओके। अब आते हैं भारत में। जैसे आपको मैं बताना चाहता कि ये तो हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ जब सामंतवाद का पूंजीवाद में रूपांतरण हुआ, तब यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता कि कॉलोनी में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, पता है आपको? कॉलोनी में राष्ट्रवाद का विकास हुआ कि जब मतलब औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा, जब मातृदेश के द्वारा, जब यूरोपीय शक्तियों के द्वारा, पश्चिमी शक्तियों के द्वारा जब उपनिवेश का शोषण किया गया, और जब उपनिवेश का शोषण हुआ तो उपनिवेशों में शोषण के बाद प्रतिक्रिया हुई। तो शोषण के बाद जो उनमें प्रतिक्रिया हुई, तो उस प्रतिक्रिया के क्रम में राष्ट्रवाद की जो पहली प्रेरणा है, उत्प्रेरणा है, वो औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के क्रम में आई। बात को समझना, पश्चिम में सामंतवाद से पूंजीवाद के रूपांतरण के मध्य राष्ट्रवाद आया, और उपनिवेश में, जिसमें भारत भी शामिल है, औपनिवेशिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रवाद की चेतना आई। एम आई क्लियर? आप क्लियर हुए इस बात को? और ये दो चरणों में हुआ। दो चरणों में पहला चरण कहते हैं आद्य राष्ट्रवादी। आद्य राष्ट्रवादी का मतलब हुआ कि जैसे ब्रिटिश ने तमाचा मारा, चोट लगी, और चोट लगी में लोग उलटकर ब्रिटिश को जवाब दे दिया तुरंत, बिना सोचे समझे, वो हुआ आद्य राष्ट्रवादी। उसको प्रोटो नेशनलिस्टिक कहते हैं। दूसरा कहते हैं आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो आएगी, जैसे ब्रिटिश शासन शोषण करेगा, जिससे प्रतिक्रिया होगी, किसान, जनजातीय, नागरिक विद्रोह, ये सब होते रहेंगे ब्रिटिश के विरुद्ध समय समय पर। इसका स्वरूप आद्य राष्ट्रवादी होगा। लेकिन जब ब्रिटिश के संपर्क में, क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा को लागू करेगा, आधुनिक प्रेस, पत्र पत्रिकाएं आएंगी, तो पश्चिमी विचारधारा छन छन कर भारत तक पहुंचेगी, और पश्चिमी उदारवादी विचारधारा के संपर्क में जब भारतीय आएंगे तो इस संपर्क में इनमें फिर एक आधुनिक चेतना जगेगी और आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास होगा। इस तरह से दो चरणों में आएगा उपनिवेश में। पहला आद्य राष्ट्रवादी, जो औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आएगी, और दूसरा आधुनिक राष्ट्रवाद के रूप में। तो वही माय स्टूडेंट्स इस पेज में हम पश्चिमी विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से संभव हुआ, जिसको आधुनिक राष्ट्रवाद का हम नाम देते हैं। अब मतलब यह है कि ये तो हम लोग राष्ट्रवाद का विकास देखते हैं, लेकिन पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पश्चिमी विचारक है, वो पश्चिमी विचारक ने हमारे राष्ट्रवाद को कैसे समझा, पता है? जैसे पश्चिमी विचारक में दो तरह के विचारक है। एक है पहला विचार कि ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्ट्रेची और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल मानते हैं कि भारत न कभी राष्ट्र था और न कभी हो सकता है, क्योंकि भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता अत्यधिक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए, जैसे एक जॉन स्ट्रेची थे। जॉन स्ट्रेची एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो 1888 में भारत में वो प्रशासक के रूप में काम कर रहा था, स्ट्रेची। लेकिन स्ट्रेची यहां से रिटायर होकर जब गया तो उसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक पुस्तक लिखी, और जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उस पुस्तक का विमोचन किया तो उस पुस्तक का नाम क्या था, पता है? उस पुस्तक का नाम था इंडिया। और उसने कहा कि भाई इंडिया का मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, इंडिया के बारे में बहुत कुछ जान गया हूं। खैर चलिए, अब मैं आपको बताना चाहता कि जॉन स्ट्रेची ने कहा कि देखो, भारत राष्ट्र बन ही नहीं सकता। ब्रिटिश का यह मानना है कि भाई भारत राष्ट्र बन ही नहीं सकता। क्यों?
मैं कारण बताता हूँ। देखो, हमने खुद महसूस किया, जब मैं यूरोप गया तो मैंने वहाँ देखा कि यूरोप के जो देश हैं, जब वहाँ पर हाईवे से ही मैं प्रायः निकलता था गाड़ी से, तो वहाँ पर मैं देखता था कि जैसे मुझे इंडिया के हाईवे का एक्सपीरियंस था कि हाईवे पर जा रहे हैं तो कभी होता था यूपी स्वागत करता है, हरियाणा स्वागत करता है, क्योंकि जैसे राज्य एक के बाद दूसरे राज्य में हम क्रॉस करते, यूरोप में वैसे ही एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में क्रॉस करते। इतना छोटे छोटे राष्ट्र थे उनके। ओके, कभी कभी देखते भाई चेक पोस्ट पर जब ड्राइवर रुकता और जब कुछ चेक पोस्ट पर जाता कुछ पेमेंट के लिए, तो हम उससे पूछते भाई क्या हो रहा था, तो बोला कि अच्छा सर बेल्जियम में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो देन वी कम टू रियलाइज दैट कि देखिए अब एक राष्ट्र से हम दूसरे राष्ट्र में, हमको लगा रही तो दिल्ली और हरियाणा का एक्सपीरियंस है, दिल्ली और यूपी का एक्सपीरियंस है। तो उनका राष्ट्र का भौगोलिक इकाई छोटी थी, और भौगोलिक इकाई छोटी थी और विविधता भी कम थी, कम सांस्कृतिक विविधता थी। और हिंदुस्तान तो तुम जानते हो कि बंगाल, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़ उत्कल तक, द्रविड़ उत्कल तक फैला हुआ है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़ उत्कल, बंगाल, तो इतनी बड़ी क्षेत्र में हमारी सांस्कृतिक विविधता थी। और भारत का आकार ऐसा है कि अगर भारत की तुलना यूरोप से करोगे और यूरोप में जो रूसी भूभाग है उसको निकाल दोगे तो पूरे यूरोप भारत के बराबर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब पाकिस्तान वगैरह लेकर तो भारतीय उपमहाद्वीप के बराबर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हमारा आकार इतना बड़ा था जो यूरोपीय चिंतकों को डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता था कि ये कैसे राष्ट्र बनेगा, ये तो महाद्वीप है। मतलब Strachey has given a statement in Cambridge University कि no, India can never be a nation. India is just like a continent. And in India you will find more difference between a Punjabi and a Marathi, even more than what you find in Europe between the Swiss and Germans. मतलब आप इंडिया में मराठी और पंजाबी में ज्यादा विभेद पाते हो अपेक्षाकृत आप यूरोप में एक स्विस लोगों में और जर्मन लोगों में पाओगे। तो मतलब ये उसका मत था। उसने कहा कि भारत जाति के आधार पर, धर्म के, संप्रदाय के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर इतना विभाजित है कि भारत कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल था, हमारी आजादी से ठीक पहले चर्चिल ने स्टेटमेंट दिया कि भारत, इंडिया कैन नेवर बी ए नेशन एंड इफ इंडिया गॉट फ्रीडम इट वुड बी अ बिगर चैलेंज टू इंडिया कि हाउ टू मेंटेन इट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंडिया वुड सर्टेनली नीड द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी एंड जर्मन आर्मी टू सर्वाइव। मतलब उसका कहना था कि देखो भारत का आकार इतना बड़ा है कि भारत तो राष्ट्र बन ही नहीं सकता, और भारत को सरवाइव करने के लिए ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और जर्मन आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तब जाके भारत कहीं बच पाएगा और अपनी एकता और अखंडता को बनाकर रख सकेगा। तो अब इतनी मतलब ब्लीक पिक्चर उन्होंने हमारे बारे में खींचा, तो उनका तो मानना था कि इंडिया राष्ट्र नहीं हो सकता। तो एक विचार इसलिए आपको दिया गया, पहला विचार है। दूसरा विचार कौन है? देखो दूसरा विचार है, एक पश्चिमी विचारक है, उनका नाम था बेनेडिक्ट एंडरसन, बेसिकली इंडोनेशिया पर लिखा है। तो उसने एक बुक लिखी थी, बड़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी, इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो जो इमेजिन्ड कम्युनिटी की बुक है वो कहती है कि देखिए इनका बेसिक कहना यह है, भारत में राष्ट्रवादी भावना के उभार का से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को दिया। उनके अनुसार भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद ब्रिटिश व्यवस्था के अनचाहे परिणाम के रूप में कुल मिलाकर हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखो कि जो बेनेडिक्ट एंडरसन है उसका इमेजिन्ड कम्युनिटीज का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका कहना है कि राष्ट्र बनता नहीं है, राष्ट्र का एहसास किया जाता है, कल्पना की जाती है, हमारे जेहन में राष्ट्र होता है। एक होने का भाव जब हमें पैदा होता है तो राष्ट्र बन जाते हैं, और एक होने का भाव पैदा किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि हम एक हैं। कोई अगर 1000 बार आपको बोलेगा हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, तो उनका कहना है कि फिर आप एक महसूस करेंगे अपने आप को। तो परिकल्पना करने से आप राष्ट्र बनते हैं, इमेजिन कम्युनिटी कहता है। तो कहता है कि देखो ब्रिटिश शासन ने एक बात तो जरूर की कि उसके शासन के अनचाहा परिणाम के रूप में आप राष्ट्र बने। अगर आप राष्ट्र बने, इसमें ब्रिटिश शासन का बहुत बड़ा योगदान है, इनका ये तर्क है। क्योंकि उन्होंने, ब्रिटिश शासन ने अनचाहा ही सही, माने अनजाना ही सही,
परंतु आपको एक होने का एहसास ब्रिटिश ने दिलवा दिया। तो कैसे? तो एक है अंग्रेजी शिक्षा। जैसे अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का एक वर्ग पाश्चात्य विचारों के संपर्क में आया, जिसने उन्हें आधुनिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान किया। भारतीय बुद्धिजीवी और स्वतंत्रता, समानता तथा प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों का महत्व समझने लगे थे। पाश्चात्य राजनीतिक घटनाओं जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इटली, स्पेन, यूनान की क्रांतियों एवं उनके राजनीतिक महत्व को समझने में अंग्रेजी शिक्षा ने काफी मदद की। इसी प्रकार मिल्टन, शेली, बायरन, वोल्टेयर, रूसो आदि की विचारधाराओं से भारतीयों का परिचय हुआ। फिर आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था ब्रिटिश ने जो लागू किया, जैसे रेलवे, डाक एवं तार के विकास के परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच संपर्क बढ़ा। उन्नत यातायात के माध्यम से यातायात के साधनों के परिणाम स्वरूप भारत में क्षेत्रीयता की भावना का ह्रास हुआ। जनता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जल्द आ जा सकने लगी। बुद्धिजीवियों का भी आपसी संपर्क बढ़ा। इस तरह एक दूसरे के विचार एवं समस्याओं से परिचय का भाव पैदा हुआ एवं स्वाभाविक रूप से एक अखिल भारतीय कार्यक्रम बनाना संभव हो सका। और हो गया, स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब हुआ उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं, उसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं। ये प्रिंट मीडिया के कारण आधुनिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। इसकी मदद से ही भारतीय राष्ट्रवादी लोगों के बीच प्रतिनिधित्वक सरकार, स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं, स्वाधीनता आदि जैसे विचारों का प्रचार सुगमता पूर्वक संभव हुआ। वेरी गुड। एंड जनगणना। अब जनगणना भी ने लोगों में समुदाय की भावना को मजबूत किया और एकता की भावना को बल प्रदान किया। अब देखो, एक चीज और इसमें है, एक चीज मेरे विचार से अगर आप लोग इसको जोड़ लें, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी माने मानचित्र। तो मानचित्र में एक निश्चित भौगोलिक सीमा, एक निश्चित भौगोलिक सीमा मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जनगणना। आप कहोगे जनगणना से राष्ट्र की कैसी बात होती है? तो जनगणना सेंसस, सेंसस का मतलब हुआ कि जैसे मोदी जी खड़े होकर कहते हैं कि भाई जब हम 125 करोड़ भारतीय ठान लेंगे या 1 अरब 30 करोड़ भारतीय ठान लेंगे, तो बार बार सुनोगे 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 30 करोड़, तो दिमाग में बैठेगा अच्छा इस 1 अरब 30 करोड़ में तो एक मैं भी हूं। तो जो जनगणना है वो एक समुदाय से जुड़े होने का अपने आप को एहसास देता है और वह एहसास राष्ट्र की भावना को बढ़ाता है, मजबूत करता है। प्रशासनिक एकीकरण में ब्रिटिश ने भारत की भौगोलिक सीमा को स्पष्ट करते हुए एक पहचान दी, अर्थात ब्रिटिश शासन ने अपने औपनिवेशिक आर्थिक और राजनीतिक हितों से परिचालित होकर समस्त देश को राजनीतिक आर्थिक रूप से एक सूत्र में बांधा। ये भी बात है। और कार्टोग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी में होता है। कार्टोग्राफी का मतलब है मानचित्रावली। मतलब हमारे यहाँ एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्र की अवधारणा ब्रिटिश के संपर्क में आई। ये देखो ना, ब्रिटिश ने डुरंड लाइन खींचा, मैकमोहन लाइन खींचा, जो आप आगे देखोगे। तो ये जो लाइन खींचे गए तो एक निश्चित भौगोलिक सीमा की जो अवधारणा दी वो किसने दी? तो ब्रिटिश ने दी। तो इससे भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया को बल मिला। तो माय स्टूडेंट्स, आई थिंक यू पीपुल में भी क्लियर। तो ये आपके राष्ट्र बनने की प्रक्रिया है। और लेकिन भारतीय विद्वानों ने इसका प्रतिवाद भी किया। मैं दूसरा विचार भी आपको बता दूं। भारतीय विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं, ब्रिटिश झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने हमेशा देसी भाषाओं के राष्ट्रीय प्रेस को कुचलने का प्रयास किया। मतलब इनका कहना यह है, भारतीय द्वारा जो प्रतिवाद है वो ये है कि ब्रिटिश ये दावा करते हैं कि हमने प्रिंट मीडिया को यहां बढ़ाया, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाकर तो आपने प्रिंट मीडिया का गला दबाना भी चाहा। आपने देसी भाषा के समाचार पत्रों को आजादी कहां दी? आपने तो उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। ये कहना है प्रतिवादी जो हमारे भारतीय चिंतक हैं। दूसरा कि जाति और समुदाय पर आधारित जनगणना ने, समुदाय नहीं, जाति और संप्रदाय, जाति और संप्रदाय पर आधारित जनगणना ने भारत को विभाजित करने का प्रयास किया। माने जाति और संप्रदाय पर आधारित जो जनगणना है उसने भारतीयों को क्या किया? तो भारतीयों को में एक विभाजन भी तो लाया।
जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब ईसाई, सिख तो नहीं, ईसाई, इस तरह से आपस में विभाजन भी तो लाया। जैसे अब हिंदू कहते हैं कि भाई हिंदुओं की इतनी जनसंख्या है, तो मुसलमान कहते हैं भाई हिंदू बहुसंख्यक, हम अल्पसंख्यक हो गए। या फिर जो मुसलमान हैं उनको लगता है कि भाई हम हिंदुओं को लगता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जनगणना आपस में दरार भी तो पैदा किया है। और नेक्स्ट वन है, प्राचीन काल से भारत भौगोलिक एकता की भावना रखता था। उनका कहना है, मतलब जो हमारे कुछ चिंतक हैं, कि जहां तक भौगोलिक एकता का सवाल है तो प्राचीन काल से ही भारतीयों में एक विश्वास था। उस विश्वास को कहते हैं जम्बू द्वीप की अवधारणा थी। तो जम्बू द्वीप की अवधारणा, वो जम्बू द्वीप की अवधारणा यह कहती है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप। और पूरे जम्बू द्वीप पर शासन करने वाले शासक को चक्रवर्ती शासक की अवधारणा थी कि दैट इज गोइंग टू बी चक्रवर्ती रूलर। एक जम्बू द्वीप की अवधारणा थी, चक्रवर्ती शासक की अवधारणा थी। ये सब जो अवधारणा है, यह अवधारणा कहीं ना कहीं आपस में एक एकता का एहसास प्राचीन काल से दिलाता है। ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारे भारतीय जो विद्वान हैं उनके द्वारा प्रतिवाद जो किया गया है, वो भारतीय विद्वान का प्रतिवाद ये है कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ओके, तो अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भाई कि राष्ट्र के पश्चिमी मॉडल और भारतीय मॉडल के बीच क्या अंतर है। ये मतलब एक बार थोड़ा राष्ट्र पर हम बता देना चाहते हैं, फिर हम लोग चलेंगे। तो एक है एकरूपता बनाम विविधता, अर्थात राष्ट्रवाद का पाश्चात्य मॉडल और भारतीय मॉडल से पृथक था। भारत एक महाद्वीपीय आकार वाला देश था, तो यहाँ बहुत अधिक सांस्कृतिक विविधता है। मतलब हमारा जितना बड़ा आकार है और जितनी अधिक सांस्कृतिक विविधता थी, जिसको विविधता में एकता का नाम देते हो, वो पश्चिम से बहुत अलग थी। पश्चिमी देश की स्थिति हमसे बिल्कुल अलग थी। तो इन दोनों के बीच एक अंतर यह था, उसका आकार भी छोटा था, हमसे विविधता भी कम थी। दूसरा, एक राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर भारत ने 14 प्रादेशिक भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। जैसे पश्चिमी यूरोप में तुम देखोगे जो राष्ट्र बना है, उसमें नारा रहा है एक भाषा एक राष्ट्र। जैसे यूरोपीय देश जो राष्ट्र बने, उसमें एक भाषा एक राष्ट्र का नारा रहा। जैसे अंग्रेजी भाषा के आधार पर ब्रिटिश राष्ट्र बना, तो फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रेंच राष्ट्र बना, और स्पेनिश भाषा के आधार पर स्पेनिश राष्ट्र बना। लेकिन हम लोग जब बताएंगे स्वतंत्रता के बाद जब हम राष्ट्र बनाने चले, तो पहले तो राजभाषा में हमें हिंदी के साथ अंग्रेजी को सहराजभाषा के रूप में रखना पड़ा। और फिर हमने संविधान की 8वीं अनुसूची में हमने टोटल 14 भाषाओं को जगह दी स्वतंत्रता के समय, हमारे संविधान निर्माण के समय। आज उन 14 भाषाओं से संख्या बढ़कर कुल 22 हो गई है। तो हमारा राष्ट्रवाद का प्रयोग ही पश्चिम से अलग है। पश्चिम उसका एहसास नहीं कर सकता। लेकिन मैं बताऊंगा स्वतंत्रोत्तर भारत में, यहाँ तो मैं हल्की झलक दे रहा हूँ। भारत ने भाषाई राज्यों के सृजन और राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के बारे में व्यावहारिक नीति अपनाते हुए विविधता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब भारत ने भाषाई राज्यों के सृजन और राष्ट्र की राजभाषा, आधिकारिक भाषा की जगह राजभाषा ज्यादा सही रहेगा। भारत ने भाषाई राज्यों के सृजन और राष्ट्र की राजभाषा के बारे में व्यावहारिक नीति अपनाते हुए विविधता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब हम आपको बताएंगे कि भारत जब एक राज्य के रूप में जब भारत गठित हुआ, तो मतलब एक जब राष्ट्र बना भारत, तो भारत का रास्ता है वो पश्चिम से अलग था। भारत विविधता में एकता का उदाहरण बन गया। और यहाँ पर तुम देखोगे कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हुआ, हमने विविधता को स्वीकार किया। मतलब एक तरह से तुम समझो तो ऐसा ही समझो कि एक एक्टर था देवानंद, तो उसका एक पांव बड़ा और छोटा माना जाता है था। उसने एक चलने का स्टाइल ही डेवलप कर लिया ऐसा कि उसको किसी को एहसास ही नहीं होता था कि उसके पैरों में कोई दिक्कत है, और वह उल्टा उसका चलने का एक बड़ा खूबसूरत स्टाइल बन गया। तो हम लोगों ने वही किया कि हम लोग विविधता थी तो हम लोगों ने नाम दे दिया विविधता में एकता। और हमने जो राष्ट्र निर्माण का मॉडल बनाया
वो बाकी देश जो एशियाई अफ्रीकी देश थे उनके लिए आकर्षण का विषय हो गया, क्योंकि पश्चिमी देश में जितनी कम विविधता थी वैसा एशियाई अफ्रीकी देशों में नहीं है। यहाँ विविधता ज़्यादा है, यहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा हैं। तो भारत पहला था जो उनके लिए एक मॉडल दिया कि देखो भाई, एक राष्ट्र जो इतना आकार में बढ़ा है और जिसमें इतनी विविधता है वो भी राष्ट्र बन सकता है। इट वॉज ए ग्रेट सक्सेस फॉर इंडिया, यू कैन सी। तो माय स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मैंने आज बता दिया बेसिक। अब यहाँ पर अब आज इतना ही रहने दो, क्योंकि तुम लोग भी थक गए होगे। उपनिवेशवाद का मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली है, तो आज इतना ही रहने दो और कल मैं इसके बाद आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप लोग चिंता मत करना, कल मैं आप लोग को जितना देखना है, समझ में आए ना समझ में आए, जितना आपको देखना है उतना आप देखना, और जैसा कहोगे मैं कल आऊँगा। तो अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो उसको मैं हल भी करूँगा और मैं फिर नए सिरे से इसको समझाऊंगा। तो मैं स्टूडेंट्स बोलो कि जो मैं अभी बता रहा था वो समझ में आ रहा था मेरे स्टूडेंट्स को? अंकुर, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट माय स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा था? ओके माय स्टूडेंट्स, फिर कल मिलते हैं आपसे। आज यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस तरह प्रोग्रेस करिए, बहुत तरक्की आप लोग करेंगे, मेरा विश्वास है। थैंक यू।